नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये अपनी क्लास है, जिसमें अपन आपके आरबीएससी या फिर एनसीईआरटी के अंदर प्रायोगिक भूगोल जो कक्षा 12 के अंदर सिलेबस है, उसके सभी चैप्टरों की बातचीत करने वाले हैं। आज की इस क्लास के अंदर प्रायोगिक भूगोल के प्रथम अध्याय आंकड़े, स्रोत और संकलन की बातचीत करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को देखकर सारे तथ्यों को बिल्कुल सही तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन आपके सिलेबस की बातचीत कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या-क्या है जो आपके भूगोल प्रायोगिक कक्षा 12 के अंतर्गत है। तो हम अगर कक्षा 12 के प्रायोगिक भूगोल की बात करें, तो इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखें तो 28 नंबर की आपकी एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। दूसरी है 28 नंबर की पुस्तक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये दोनों किताबें मिलाकर इनका टोटलिंग जो अंक बैठता है वो बैठता है 56। और उसके बाद में प्रायोगिक भूगोल यानी जो प्रैक्टिकल है, ये जो है वो आपका 30 नंबर का है। इन दोनों को मिलाते हैं तो आपके टोटल 86 अंक जो है वो बनते हैं। और पीछे जो 14 अंक शेष रहते हैं वो आपके विद्यालय के द्वारा सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं। यह तो बात होगी सिलेबस की। अब आगे बात करें प्रायोगिक भूगोल के अंदर सिलेबस की बात करें, तो प्रायोगिक भूगोल के सिलेबस के अंदर एक तो लिखित पेपर होगा जिसके टोटल 16 अंक होंगे। फिर आपकी एक लिखित फाइल होगी जो 10 अंक की होगी, और लिखित फाइल के साथ में ही आपकी मौखिक होगी। उसके अंदर जो आपकी टोटल अंक भार है वो है 4 नंबर का। तो इस तरीके से इन तीनों को मिला के आपके जो अंक बैठता है वो बैठते हैं 30 नंबर। तो इन 30 नंबरों का इस तरीके से विभाजन किया गया है। ठीक है, ये तो हो गई पाठ्यक्रम की बात। अब फाइल कैसी बनानी है, तो देखो आरबीएससी की गाइडलाइन के अनुसार, अगर गाइडलाइन के अनुसार बात करें तो आपकी जो फाइल बनेगी वो इस तरीके की, यानी ब्लैक पुट्ठे वाली फाइल बनेगी जिसमें आप कागज जो पेज आते हैं A4 साइज के, उनको लैंडस्केप टाइप में डाल करके लिख लिख के बना सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे स्कूलों के अंदर और मार्केट में वर्तमान समय के अंदर इस तरीके की एक प्रोजेक्ट फाइल भी चलती है जो एक्सीलेंट या फिर संजीव पासबुक्स इनके द्वारा डिज़ाइन की हुई है, जिसके अंदर पूरी कॉलम वगैरह बने हुए आते हैं, तो आपको डायरेक्ट उसके अंदर फिलअप करने हैं। तो कोई भी बना सकते हैं, आपके स्कूल के अंदर कौन सी अवेलेबल है वो आप बना सकते हैं। बाकी आरबीएससी के अकॉर्डिंग देखी जाए तो आपके ये फाइल जो है वो मान्य रहती है। बाकी पिछले 1-2 साल के अंदर ज़्यादातर जो है वो इस तरीके की फाइलें ही बनाई जा रही है। ठीक है, और फाइलों से रिलेटेड अधिक जानकारी जो है वो आप अपने जो जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के टीचर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिलेबस। अब आगे अपन चलते हैं चैप्टर के ऊपर। तो ये टोटल आपके इसमें 4 चैप्टर हैं। ठीक है, और पहले इसके अंदर क्षेत्रीय सर्वेक्षण और भ्रमण वगैरह होता था, तो वो सारी चीज़ें इस साल कैंसिल है, तो वो है नहीं, तो डायरेक्ट एग्जाम और यही है। तो इसमें अपन आपके पहले पार्ट को शुरू करते हैं। पहला पार्ट है जिसका नाम है आंकड़े, स्रोत और संकलन। बिल्कुल अच्छी सामान्य लैंग्वेज के अंदर देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक है कि भाई आंकड़े क्या है। तो किसी खास मकसद से इकट्ठा की गई संख्याओं के समूह या फिर उनका चित्र में प्रदर्शन जो है वो आंकड़े कहलाता है। या फिर यूं मैं सीधी बात कह सकता हूँ कि आंकड़े क्या है भाई। आंकड़े या तो किसी प्रकार के तथ्य या फिर सूचनाएं एक प्रकार का जो है वो आंकड़े अपन कह सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि किसी खास मकसद से इकट्ठा की गई संख्याओं के समूह या फिर उनका चित्र में प्रदर्शन आंकड़े कहलाता है। जैसे ये मैं इस लाइन को अगर मैं स्पष्ट करूं कि भाई किसी खास मकसद से इकट्ठा की गई संख्याओं का समूह। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी है जिसने क्या किए, लोगों के मोबाइल नंबर कलेक्ट किए, घर घर गए और लोगों के मोबाइल, यानी हम आपके घर पे आए हैं, आपको इस तरीके से आगे कुछ भेजा जाएगा या ऑफर दिया जाएगा, इसके लिए उन लोगों ने क्या कर लिए, सभी लोगों के मोबाइल नंबर है वो ले लिए। तो यानी एक खास मकसद से चीज़ों को इकट्ठा किया। अब आगे वो क्या करेंगे, मोबाइल नंबर का प्रयोग करके अपनी कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट है वो विज्ञापन उनके व्हाट्सएप के ऊपर भेजेंगे। तो किसी खास मकसद से सूचनाओं को या फिर संख्याओं को इकट्ठा किया गया है वो कहलाती है आंकड़े। या फिर उनका चित्र में प्रदर्शन आंकड़े कहलाता है। अब जैसे आप बोर्ड की कक्षा के अंदर बोर्ड का रिजल्ट आएगा, तो मान लो यहाँ पे आपकी स्कूल का नाम हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे फोटो बना दिया, ठीक है, और फोटो के नीचे आपके रोल नंबर लिख दिए, और रोल नंबर के नीचे आपके लिख दिया कि भाई ऑल ओवर राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक है, या फिर ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट रैंक है, या फिर पूरी स्कूल के अंदर आपकी फर्स्ट रैंक है। तो इस तरीके से आंकड़ों को एकत्रित किया गया, फिर उनका चित्र में प्रदर्शन किया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी खास मकसद से अगर हम संख्याओं को इकट्ठा करते हैं या फिर उनका समूह या फिर उनका चित्र में प्रदर्शन करते हैं तो आंकड़े कहलाते हैं। अब इन्हीं आंकड़ों को क्या कहा जाता है,
आंकड़ों को डेटा या फिर समक भी कहा जाता है, ठीक है ना। आंकड़े डेटा भी कहलाते हैं या फिर इन्हें समक भी कहा जाता है। एक तो परिभाषा ये होगी। दूसरी परिभाषा क्या है कि सांख्यिकी में उपयोग की जाने वाली संख्याओं को आंकड़े कहा जाता था। संख्या की एक प्रकार का, यूं मान लें कि संख्या की एक विज्ञान है जिसमें संख्याओं का उपयोग किया जाता है, यानी सांख्यिकी में उपयोग की जाने वाली संख्याओं के समूह को आपके आंकड़े कहा जाता है। आंकड़े विभिन्न तथ्यों के समूह होते हैं जिन्हें पूर्व निश्चित उद्देश्य से सुव्यवस्थित विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है तथा जिनका सारणीयन और वर्गीकरण किया जाता है। तो आपको सीधा सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा कि आंकड़े क्या है। जैसे कि इस चित्र के द्वारा बताया जाता है कि आप लोग आंकड़ों को एकत्रित करते हो, एकत्रित करने के बाद में उनका डेटा एनालिसिस करके इस तरीके से ग्राफ में या फिर बिल्कुल पाई चार्ट में उनको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, आंकड़े हैं। तो इनमें से कोई भी एक परिभाषा आपको याद रखनी है। अब ये परिभाषा कैसे काम आएगी, अब आपका जो एग्जामिनर आएगा वो फाइल चेक करेगा। फाइल चेक करते समय आपको प्रश्न भी पूछेगा, यानी मौखिक आपके 4 नंबर का है ना, तो वो प्रश्न पूछेगा कि भाई आंकड़े क्या होते हैं। तो आप अपनी भाषा में जवाब दोगे कि भाई किसी खास मकसद से इकट्ठा की गई जो संख्याओं का समूह है उनका चित्र में प्रदर्शन आंकड़े कहलाता है। आंकड़ों को डेटा भी कहा जाता है, आंकड़ों को समंक भी कहते हैं, ठीक है। या फिर जिन विद्यार्थियों को यह याद रखना है कि भाई सांख्यिकी में उपयोग की जाने वाली संख्याओं को आंकड़े भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल आंकड़े क्या कहते हैं ये कंप्लीट हो गया होगा। जैसे कि अगर अपन आंकड़ों के बारे में बातचीत करें कि भाई यहाँ आंकड़े दे रखे हैं कि भारत में बेरोजगारी, तो भारत में बेरोजगारी कुल जॉब सीकर्स 11.61 करोड़, या फिर बेरोजगारी में शिक्षा मैट्रिक पास कितने हैं, यहाँ पे ये पूरे के पूरे आंकड़े दे रखे हैं। तो ये एक प्रकार के क्या है, आंकड़े। जैसे अभी फिलहाल कुछ दिनों के अंदर अपार आईडी को लेकर के बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो अपार आईडी में भी तो आंकड़ों का प्रयोग किया गया, यानी विद्यार्थी का नाम क्या है, विद्यार्थी के पिताजी का नाम क्या है, विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, विद्यार्थी के जो पिछली कक्षा की अंक तालिका है उसके नंबर क्या है, घर के मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, संख्या ही है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आंकड़े कहलाएंगे, यानी डेटा कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक चार्ट के अंदर दे रखा है कि महामारी के दौरान किस सेक्टर में रोजगार की स्थिति का क्या प्रभाव है। तो इन आंकड़ों को एकत्रित किया गया, इन आंकड़ों को एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो इसी लिए इन्हें क्या कहा जाता है, आंकड़े कहा जाता है, या फिर इन्हें आपके डेटा कहा जाता है, ताकि लोग आसानी से समझ सके। जैसे भाई बिजनेसमैन है, नौकरी पैसा है, असंगठित क्षेत्र है, या फिर कृषि है, तो जैसे देखो साल 2021 इसने दे रखा है, तो इससे लोग आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्या परिवर्तन हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आंकड़े से रिलेटेड आपके जानकारी आ गई होगी। जैसे मैं कहूँ कि एक विद्यार्थी के आंकड़े क्या हो सकते हैं स्कूल के अंदर, तो विद्यार्थी का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसके रोल नंबर क्या है, या फिर उसके एसआर नंबर क्या है, उसकी डीओबी क्या है, उसकी क्लास क्या है। तो ये क्या है, ये विद्यार्थी के आंकड़े हैं, यानी एक स्कूल में पढ़ने वाला जो छात्र है वो उसके आंकड़े हैं। तो आपको आंकड़े समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे चलें कि भाई आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है, ये जो आंकड़े हैं इनकी जरूरत क्यों है। तो इसकी बात करें तो भूगोल के विषय में अध्ययन, भूगोल विषय के अध्ययन में आंकड़ों का एक विशेष महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। आंकड़ों की मदद से किसी विषय को आसानी से समझा जा सकता है। ये जो आंकड़े होते हैं, इन आंकड़ों की मदद से हम किसी भी विषय को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमारे को बातचीत करनी है कि भाई कितने राज्यों के अंदर जो है वो तापमान कितना रहा, तो अब हम एक एक जगह तो जाके तापमान नहीं गिन सकते ना, एक एक जगह जाके भाई तापमान नहीं देख सकते। जैसे राजस्थान राज्य के अंदर जो जिले हैं, इन जिलों का अगर तापमान आपको ज्ञात करना है तो आप एक एक जिले में जाओगे, काउंट करोगे, देखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसी के साथ अगर आपके सामने एक तो रिपोर्ट दे दी जाए तो उसकी मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई इस क्षेत्र के अंदर इतना इतना तापमान रहा है, इस समय में इसमें इतने तापमान में गिरावट आई है। तो आंकड़े जो है वो किसी भी चीज़ को समझने में हमारी मदद करते हैं। आंकड़ों के जरिए हम तात्कालिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल, आंकड़ों के मदद से हम तात्कालीन स्थिति का आकलन कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, फ्यूचर के लिए योजनाएं बना सकते हैं कि भाई इस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि पश्चिमी राजस्थान जो है उसके अंदर बहुत अधिक सूखा पड़ रहा है, तो ये हमने आकलन कर लिया वर्तमान आंकड़ों के माध्यम से। अब हम उसके विकास के लिए क्या योजनाएं बना सकते हैं, तो इस तरीके की योजनाएं कब बनेगी, जब हमें आंकड़ों के बारे में जानकारी होगी। तो आंकड़े क्या करते हैं, तात्कालीन स्थिति का हमारे को आकलन करवाते हैं और साथ ही साथ हम उससे रिलेटेड योजनाएं भी बना सकते हैं। आंकड़ों से भविष्य में आने वाली चुनौतियों का पता चलता है। जैसे कि वर्तमान समय के अंदर, या फिर आपने जो आपकी
पुस्तक है उसमें पढ़ा होगा, मॉल्थस का सिद्धांत, उसमें पढ़ा होगा कि भाई साहब जो आपके संसाधन है, संसाधन बहुत ही तीव्र गति से समाप्त हो रहे हैं और आने वाले समय में हमारे को महामारियां या फिर और भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो आंकड़े जो है भविष्य में आने वाली चुनौतियों का पता बताते हैं। या फिर अपन देख लो कि जल प्रदूषण वर्तमान समय में ज्यादा बढ़ रहा है, आने वाले समय में पीने योग्य जल है उसके ऊपर संकट मंडरा सकता है या फिर मंडरा रहा है। तो आंकड़े जो है वो हमारे को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का पता चलाते हैं। उसी के आधार पर भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। जैसे कि आपकी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था उसके अंदर एजेंडा 21 रखा गया। तो ये सारे किससे रिलेटेड हुए? जब उनके पास में आंकड़े थे तभी हुआ ना, ऐसे तो कोई गप नहीं टेक सकता। तो उनके सामने आंकड़े थे कि भाई पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन करके उन्होंने एजेंडा जो है वो 21 प्रस्तुत कर दिया। ठीक है ना। आगे देखो, आंकड़ों के किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी जानकारी, आंकड़ों के किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी जानकारी मिलती है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक या फिर अन्य बहुत सारी प्रकार की जानकारियां हो सकती है। तो आंकड़े जो है वो हमारे को विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी देते हैं। आंकड़े का इस्तेमाल व्यापार या फिर योजना बनाना या फिर समस्याओं का समाधान करने में भी किया जा सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर से जो भी आपको टॉपिक अच्छे लगे वो कम से कम 3 टॉपिक आप याद कर लीजिएगा। ये बिंदु दे रखे हैं, इनमें से कोई भी 3 याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जामिनर पूछे कि आंकड़ों की आवश्यकता क्या है, या फिर प्रश्न पत्र में भी आ जाए कि आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है या आंकड़ों की क्या आवश्यकता है। ठीक है ना। तो उसके अंदर आप ये आराम से लिख सकते हैं कि भाई आंकड़े विशेष महत्व होते हैं, भूगोल के अंदर आसानी से समझ सकते हैं, तात्कालिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, चुनौतियों का पता चला सकते हैं और उन्हीं के आधार पर हम भविष्य उस चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए योजनाएं बना सकते हैं या फिर सामना करने के लिए योजनाएं बना सकते हैं। तो इस तरीके की गतिविधि, तो आंकड़ा कंप्लीट हो गया और आंकड़ों की आवश्यकता कंप्लीट हो गया। अब आगे का जो बिंदु है, जैसे कि आंकड़ों की आवश्यकता, जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे कि ये जो है एक प्रकार से मैप दिया हुआ है, इसमें दिया रखा है तापमान का। तो इसमें ये रेड हो रखा है, इसमें ये दे रखा है कि हीटेव का अलर्ट, यानी ये जो इलाका है वो बहुत ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है। तो इस स्थिति को अपन देख सकते हैं कि भाई साहब जून 2024 के अंदर ये स्थिति रही है कि भारत के मध्य क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो आपके गर्म इलाका रहा है। फिर देखें कि बारिश का अलर्ट है, बारिश का अलर्ट देखोगे तो इन क्षेत्रों के अंदर बारिश का अलर्ट दिखाया गया है। गर्ज और बिजली किन किन क्षेत्रों के अंदर हुई है, तेज बारिश किन किन क्षेत्रों के अंदर हुई है, तो इनके माध्यम से अपन पता कर सकते हैं। या फिर अगर बात करें, यहाँ दूसरा दे रखा है कि भारत की मेट्रो सिटी जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जैसे दे रखा है कि दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है और कोलकाता सबसे ज्यादा प्रदूषित है, रैंक क्या क्या है इनकी। फिर आगे इनसे बचने के लिए यहाँ दे रखा है कि भाई हर साल प्रदूषण से 90 लाख लोगों की मौत हो रही है, तो 90 लाख लोग मर रहे हैं, तो इनको भविष्य में सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई तो योजनाएं बनानी पड़ेगी ना। तो ये सारी चीजें, योजनाएं कब बढ़ेगी? जब आपने को इन आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो आंकड़े जो है वो वर्तमान स्थिति का पता बताते हैं, साथ ही साथ भविष्य में हमें क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ सारी चीजें दे रखी है, तो इससे एक ही बिंदु निकल करके आता है कि हमें जो है वो सतत विकास करना चाहिए। ठीक है ना। आगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब अपने समझ में आ गया कि भाई आंकड़े क्या है और आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है। तो अब आंकड़े पता चल गया, आंकड़ों की आवश्यकता पता चल गई, तो आंकड़ों को क्या करना पड़ेगा? प्रस्तुत करना पड़ेगा, लोगों के सामने रखना पड़ेगा। तो देखो, तथ्यों और आकार को जानने के लिए आंकड़ों को एकत्रित करना जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक होता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब है आपके सामने प्रस्तुत करना। जैसे आप किसी शादी ब्याह में जाते हो हलवा खाने के लिए, ठीक है, तो हलवा खाने के लिए जाते हो तो फिर आपके सामने थाली रखी जाती है, फिर हलवा परोसा जाता है। अब आपके सामने थाली रख दे और थाली के अंदर भाई साहब आटा अलग रख दे, घी अलग रख दे, या फिर उसके अंदर जो आइटम डाला जाता है भाई काजू बादाम पिस्ता वो अलग रख दे, तो फिर ऐसी स्थिति में आप हलवा थोड़ी ना खा पाओगे। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है भाई, तथ्य और जो आंकड़े होते हैं उनको आकार को जानने के लिए एकत्रित इन आंकड़ों को करना जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक होता है आपके सामने प्रस्तुत करना। तो ऐसे ही वो सारी चीजें आटा पानी लूण मिर्च वो आपके थाली के अंदर डाल के दे दे, तो आप कब बनाओगे कब खाओगे, तो आप पूरा मुंह की रायता हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सही तरीके से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपका जो हलवा है वो सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होना चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अब इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको आपकी मार्कशीट का। जैसे आप कक्षा 12th के अंदर पढ़ते हो, एग्जाम देने के बाद में आपके सामने एक बिल्कुल व्यवस्थित रूप से मार्कशीट आती है जिसमें आपको पता चलता है कि मेरे इस विषय में इतने इतने नंबर आए। अब यहां क्या किया जाए, इस तरीके की मार्कशीट नहीं दी जाए और आपको लिस्ट दे दी जाए कि भाई ये लो आपके भूगोल की लिस्ट, ये लो आपके इतिहास की लिस्ट, और ये लो आपके अंग्रेजी की लिस्ट।
ऐसे करके क्या कर दी जाए, आपको लिस्ट पकड़ा दी जाए कि ये लो आपकी लिस्ट और आप जानो आपका रिजल्ट जाने। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ पास में आंकड़े तो आ गए, लेकिन वो सही तरीके से प्रस्तुत किए हुए आंकड़े नहीं है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप बहुत माथापच्ची करोगे, सबको लिखोगे, फिर देखोगे कि भाई किस किस में मेरे कितने नंबर आए, किस में ज्यादा नंबर आए। तो ऐसे में आपके सामने क्या एक उलझन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए आंकड़ों का क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी जानकारी अच्छे से। इसलिए आंकड़ों का क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैसे देखो अभी आप बोर्ड का एग्जाम दोगे मार्च में, तो एग्जाम देने के बाद में आपकी एक व्यवस्थित रूप की मार्कशीट जो है वो आपके नेट के ऊपर अपलोड होकर दिखेगी। उसमें भाई आपके हिंदी में कितने नंबर है, अंग्रेजी में कितने हैं, पॉलिटिकल साइंस में कितने हैं, या फिर अदर सब्जेक्ट जो है उसमें आपके कितने कितने नंबर है। तो आराम से देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल आसानी से मेरे को समझ में आ गया कि मेरे इसमें इतने इतने नंबर है और मेरे इतने परसेंटेज बने। तो ये कब हुआ, ये तब हुआ जब आंकड़ों का सही तरीके से क्या किया गया, प्रस्तुतिकरण किया गया। तो यहां लाइन समझ में आ जानी चाहिए कि तथ्यों और आकार को जानने के लिए आंकड़ों को एकत्रित करना जितना सरल है उतना ही आवश्यक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। वर्तमान समय में विभिन्न सांख्यिकी विधियों का उपयोग विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण तथा निष्कर्ष को निकालने में भूगोल सहित लगभग समस्त शास्त्रों में जो कि आंकड़ों का उपयोग करते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आंकड़ों के व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण से भूगोल में विश्लेषणात्मक अध्ययन में बड़ी सुविधा प्राप्त होती है। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको दो ही बिंदु याद रखने। पूछा जाए कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्यों इंपॉर्टेंट है, साहब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि उस विषय के बारे में हम अधिक जानकारी एकत्रित कर पाए, व्यवस्थित तरीके से जानकारी एकत्रित कर पाए, ताकि हम कैसा अध्ययन कर सके, विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सके। जैसे कि आपकी मार्कशीट और आपके दोस्त की मार्कशीट, तो आप इसमें विश्लेषण कर सकते हो, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो कि हाँ इसके इस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए हैं, इसके इस सब्जेक्ट में कम नंबर आए। तो ध्यान रखना, ऐसी जानकारी हमें तभी प्राप्त होगी जब हमारे सामने आंकड़े सही तरीके से प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है, या फिर हम उनका अच्छे तरीके से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब यहां आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के अंदर आए तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं। अब विधियों के अंदर देखें तो आंकड़ों के स्रोत और आंकड़ों के संग्रहण की विधियों की बात करें तो एक है प्राथमिक विधि, यानी आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों के संग्रहण का मतलब है आंकड़ों को इकट्ठा करना, मारवाड़ी में कहे तो आंकड़ों को भेड़ा करने की विधियां, ठीक है ना। भेड़ा करने की विधियों की बात करें तो आपके एक तो है प्राथमिक विधि और दूसरी है द्वितीयक विधि, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्राथमिक स्रोत या फिर द्वितीयक स्रोत। अब कई विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि सर आंकड़े आंकड़े वो हमारे महादेव जी वाला आंकड़ा तो नहीं है, वो आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े हैं, यानी ये डेटा है। वो आंकड़ा अलग है जो हमारे खेतों में उग जाता है, वो अलग है, ठीक है। तो उस आंकड़े की बातचीत नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो आंकड़े हैं वो आपके किताबों में उपयोग ली जाने वाली संख्याओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की कि आंकड़ों के स्रोत, आंकड़ों के संग्रहण की विधियां, तो दो प्रकार की विधियां, एक तो है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़ों की बात करें कि जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा या फिर व्यक्तियों के समूह या फिर व्यक्तियों की संस्था या फिर व्यक्तियों का कोई संगठन के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े की सिंपल परिभाषा है कि प्राथमिक आंकड़े का मतलब है कि इनको एकत्रित कौन करेगा, व्यक्तिगत या कोई पर्सनल व्यक्ति जाएगा, या फिर व्यक्तियों का समूह जाएगा, या फिर कोई संस्था या फिर संगठन है, एनजीओ वगैरह है, वो क्या करते हैं इन आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उन्हें कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। आगे बढ़िया अच्छे से पिक्चर से मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद में है द्वितीयक आंकड़े, यानी जो आंकड़े किसी प्रकाशित या फिर अप्रकाशित साधनों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, ये आंकड़े द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं और ये आंकड़े प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं किए जाते। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद में ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाने के बाद में यूट्यूब पे डालूंगा, यूट्यूब पे डालने के बाद में आप यूट्यूब से देख देख के क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे। तो ये जो आपने नोट्स बनाए किस चीज को देख के बनाए, यानी यूट्यूब को देख के बनाए। अब यूट्यूब से देख करके आपने बनाए तो ये आंकड़े कैसे हो गए, प्रकाशित आंकड़े हो गए, यानी इसमें आपने यानी प्रयोगकर्ता ने स्वयं कुछ नहीं किया, किसी दूसरी चीज से क्या किया है, कॉपी किया है। तो ऐसे में ये क्या कहलाएंगे, द्वितीयक आंकड़े। जैसे मान लो मैंने आपको कुछ कह देता हूं कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करके लेके आनी है, तो आप रिपोर्ट तैयार करने के लिए जाते हो और अखबार ओपन करते हो, ठीक है, अखबार ओपन करते हो और अखबार ओपन करके अखबार में से कुछ कटिंग ले लेते हो और उस कटिंग को आप क्या कर देते हो, आपकी एक फाइल के अंदर सेट करके मेरे को लाके दे देते हो। तो आपने स्वयं ने कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किए, आपने किसी और की सहायता से आंकड़े एकत्रित किए हैं, यानी आपने किसी दूसरे अन्य स्रोत की आवश्यकता से वो आंकड़े एकत्रित किए हैं। इसका मतलब ये कैसे आंकड़े, प्रकाशित और अप्रकाशित आंकड़े हैं जो किसके अंदर आएंगे, द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां आपको प्राथमिक आंकड़े
और द्वितीयक आंकड़े जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ आगे चार्ट के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राथमिक आंकड़ों का चार्ट दिया गया है कि प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएगी। तो सबसे पहला है व्यक्तिगत प्रेक्षण, यानी अगर कोई व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति जाकर के अगर आपका निरीक्षण कर रहा है या देख रेख कर रहा है तो वो है व्यक्तिगत प्रेक्षण। उसके बाद में दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है प्रश्नावली और अनुसूची और अन्य विधियां। उसके बाद में द्वितीयक आंकड़ों की बात करें तो इसमें आता है एक प्रकाशित स्रोत और एक आता है अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित के अंदर सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, निजी प्रकाशन, समाचार पत्र। उसके बाद में अप्रकाशित के अंतर्गत आए तो सरकारी हो गया, अर्ध सरकारी हो गया, व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रलेख हो गया या फिर अन्य प्रलेख हो गया। अब एक एक के बारे में अपन आसानी से बढ़िया सरल तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब आगे बात करें प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अपन ध्यान देंगे तो प्राथमिक स्रोत के अंदर सबसे अच्छी चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो जो अपन ने विधियां देख रखी है उन विधियों के बारे में बातचीत करनी होगी। कौन कौन सी विधियां, जैसे कि अपन ने यहाँ ऊपर दे रखा है कि कौन से स्रोत आएंगे इसके अंतर्गत, तो दो स्रोत दे रखे हैं। कौन से, एक तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। अब प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी उन चीजों की बातचीत करेंगे। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। इसमें सबसे पहला देख रखा है व्यक्तिगत परीक्षण। कौन सा परीक्षण? व्यक्तिगत परीक्षण। कैसा परीक्षण? व्यक्तिगत परीक्षण। अब व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत हम ये चीजें देखेंगे कि इसमें कोई व्यक्ति विशेष होगा जो एक क्षेत्र विशेष के अंदर जाकर के निरीक्षण करेगा। क्या करेगा? निरीक्षण करेगा। जैसे कि इसमें दे रखा है कि व्यक्तिगत प्रेक्षण यानी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अंग्रेजी के शब्द से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रेक्षण का मतलब क्या हो गया? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इस विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह यानी व्यक्तियों के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है जो क्या करता है, किसी मरीज को बार बार देखता है, उसकी रिपोर्ट लिखता है और उसके बारे में जानकारी एकत्रित करता है। तो वो कैसे आंकड़े कलेक्ट कर रहा है? व्यक्तिगत आंकड़े कलेक्ट कर रहा है, यानी पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके कुछ चीजें प्राप्त कर रहा है कि इस व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर इतना है, पर डे बॉडी टेम्परेचर बिगड़ रहा है या बदल रहा है, या फिर इसके अंदर ब्लड की मात्रा कितनी है, हीमोग्लोबिन, वो और भी बहुत सारी भाषाओं के अंदर होता है सिस्टम, वो सारी चीजें देखता है। तो व्यक्तिगत प्रेक्षण के अंदर पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है। इसके अंदर या तो कोई एक व्यक्ति होता है या फिर व्यक्तियों का समूह। जैसे सेकंड पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के चीजों के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं और आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। तो आगे देखो, प्रेक्षण स्वयं संबंधित क्षेत्र में जाता है। अब इसमें जो प्रेक्षक होता है यानी जो डेटा को कलेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है वो स्वयं संबंधित क्षेत्र में जाता है और क्षेत्र की भू आकृति के लक्षणों, अफवाह प्रारूप, मिट्टी तथा प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार या साथ साथ जनसंख्या, उसकी संरचना, उसका लिंग अनुपात, उसकी साक्षरता, नगरीय व ग्रामीण, अधिवास, परिवहन, संचार के साधन आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित करता है। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको भेज दूं कि आप जैसलमेर जाइए और जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण करके लेके आइए और एक केस स्टडी कीजिए। तो आप उस क्षेत्र में गए, पर्सनल व्यक्ति गए, आपने उस क्षेत्र को ऑब्जर्व किया, तो आप लिखेंगे कि भाई यहाँ पे मिट्टी इस प्रकार की है, यहाँ पे जो टोटल घर है उनकी संख्या ये है, या इन घरों की प्रमुख आजीविका का स्रोत क्या है, या फिर उनमें जो लोग हैं वो रोजगार के साधन क्या क्या है, ठीक है, जीवन व्यापन के लिए वो कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं, कृषि कार्य के अंदर सिंचाई और अन्य जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की है। तो ऐसी चीजें इकट्ठी करोगे तो ये हो गया व्यक्तिगत प्रेक्षण। या व्यक्तिगत प्रेक्षण के अंदर व्यक्तियों का समूह भी जा सकता है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब आगे ध्यान रखना है कि इस विधि के अंतर्गत प्रेक्षक को विषय का सैद्धांतिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब आप जा तो रहे हो, आपको खुद को ही नॉलेज नहीं है कि हम आए किस चीज के लिए, तो आप वो प्रेक्षण यानी प्राथमिक गतिविधि के अंदर व्यक्तिगत प्रेक्षण आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इस विधि का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस विषय यानी जो भी प्रेक्षक वहां जा रहा है उसको उस विषय के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान होना जरूरी है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता होना जरूरी, यानी क्रमबद्ध, यानी ऐसा नहीं कि पहले कुछ और लिख दिया और बाद में कुछ और लिख रहे हो, बिल्कुल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, चीजें क्रम टू क्रम होनी चाहिए, और ताकि उसका जो मूल्यांकन है वो निष्पक्ष हो सके। यानी आपने डेटा कलेक्ट करने गए, 4 पेज तो रिलेटेड कृषि से भर रखे हैं, 1 पेज थोड़ा सा भर दिया और 10 पेज 20 पेज इस तरीके से किसी अन्य चीजों के भर रखे हैं, तो यानी वहां पे आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, बिल्कुल क्रम से चीजें होनी चाहिए। आप वहां पे गए तो तापमान क्या है, तापमान का क्या प्रभाव है, या फिर वहां पे मिट्टी कैसी है, फिर खेती में क्या क्या चीजें उपयोग ली जाती है,
सिंचाई होती है कि नहीं होती है, तो सारी चीजें बिल्कुल एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, क्रम के अंदर होनी चाहिए, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है, ताकि वहां पे जो मूल्यांकन किया जा सके वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि व्यक्तिगत प्रेक्षण है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करें, वो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, जैसे कि पिक्चर के अंदर देख रहे हो, यहाँ पे एक सामने मोहतरमा बैठी है, इधर आपके एक कोई भाईजान बैठे हैं, तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बातचीत के माध्यम से वाद विवाद कर रहे हैं, या फिर आपस में सवाल जवाब करके कुछ डेटाओं को एकत्रित कर रहे हैं। जैसे इसमें देखो, साक्षात्कार यानी आंकड़े, यानी ये प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि है, जिसके अंदर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। संकलन की इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता उत्तरदाता व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है, यानी डायरेक्ट संपर्क स्थापित करता है, और संवाद या फिर बातचीत के द्वारा सूचनाएं अथवा आंकड़े प्राप्त करता है। इस तरीके की जो विधि है वो आपके साक्षात्कार कहलाती है। सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्यों में यह विधि विशेष उपयोगी होती है। ध्यान रखना, यह विधि कहाँ उपयोगी होती है? सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्यों में यह विधि सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। जैसे कि नीचे वाली पिक्चर के अपन देखें तो यहाँ पे एक कोई मुख्य अधिकारी बैठा है, इसके दोनों तरफ कुछ विशेष व्यक्ति बैठे हैं, और ये किसी सामाजिक मुद्दे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, या फिर कोई आर्थिक समस्या होगी उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और सभी व्यक्तियों के अपने अपने मत प्रस्तुत करने को कह रहे हैं कि भाई आप देखिए इसके अनुसार क्या होना चाहिए। तो सभी अब लोग अपने अपने विचार देंगे कि हमारे अनुसार ये इसमें ऐसा कदम उठाना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए, ताकि हम इसमें और डेवलपमेंट कर सकें। आगे, एक शोधकर्ता या फिर साक्षात्कारकर्ता के लोगों से साक्षात्कार लेते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको साक्षात्कार के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब आप अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो बात ध्यान देखना है। तो क्या सावधानी रखना चाहिए, जैसे देखो, साक्षात्कारकर्ता को सूचना संबंधित विषय की सूची पहले से ही तैयार करके रखनी चाहिए। यानी आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको पहले से ही कुछ प्रश्नों की लिस्ट या फिर उस विषय से संबंधित टॉपिक जो है वो आपको बना के रखने चाहिए, ताकि जैसे ही मीटिंग शुरू हुई या फिर इंटरव्यू शुरू हुआ तो आपने वो प्रश्न उनके सामने रख दिया कि भाई इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, या फिर आपके अनुसार इसमें क्या सुझाव हो सकता है, इस तरीके से। उसके बाद में साक्षात्कार प्रारंभ करने से पहले सूचनादाता को साक्षात्कार का उद्देश्य भी बता देना चाहिए। यानी जो इंटरव्यू देने जो लोग आ रहे हैं उनको उद्देश्य बता देना चाहिए कि भाई हम किस उद्देश्य से ये जो है वो इंटरव्यू रख रहे हैं। ठीक है, ताकि वो लोग भी इससे रिलेटेड प्रिपेयर होके आए, या फिर अपने आप को तैयार करके आए कि हम अपने अच्छे से सुझाव दे सकें। सूचनादाता से प्रश्न पूछते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है, एक इंटरव्यू के समय जो इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी है, उसमें तीसरी बात यह है कि सूचनादाता से आप जब प्रश्न पूछ रहे हो तो वहां पे बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। ऐसी जटिल भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए कि आगे वाला व्यक्ति जवाब ही नहीं दे पाए। अब जैसे मेरे जैसा आदमी है, उसको मारवाड़ी और टूटी फूटी हिंदी आती हो, उसको आप अंग्रेजी में पूछ रहे हो व्हाट आर यू डूइंग फलाना ढिमकाना, तो ऐसी स्थिति में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई पूछ क्या रहा है, मेरे को जवाब क्या देना। अब ऐसी स्थिति में मेरे को थोड़ा बहुत इधर उधर का याद है, वो भी मैं भूल जाऊंगा। तो ध्यान रखना है कि जो भाषा है उसका उपयोग बिल्कुल सरल तरीके से होना चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिससे सूचनादाता की धार्मिक भावना या फिर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। बिल्कुल एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना या फिर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई सवाल हमें नहीं पूछना है, ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसे यूं व्यक्ति के मन में नहीं हो कि भाई मेरी तो बेइज्जती हो गई, या फिर मैं इंटरव्यू देने गया, मीटिंग लेने गया और मेरा तो कोई वहां पे औचित्य ही नहीं निकला, या फिर उसको मन में यूं किसी प्रकार की ठेस भावना नहीं पहुंचनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई सवाल नहीं रखना है। विवादग्रस्त या फिर व्यक्तिगत प्रश्न पूछने से पहले सूचनादाता को विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका नाम जो है वो अति गोपनीय रखा जाएगा। जैसे कोई क्रिमिनल या फिर मान लो किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो उसके बारे में बोल दिया कि भाई मीटिंग रखी हुई है, आप में से उसके बारे में अगर कोई जानकारी जानता है तो आप अपने हिसाब से इसमें बता दीजिए, आपका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं। साक्षात्कार अपने आपसी प्रेम और सद्भाव के वातावरण में होना चाहिए। बिल्कुल साक्षात्कार जब हम लेते हैं तब आपसी प्रेम और सद्भावना का जो वातावरण है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सामने आके व्यक्ति बैठा रसीबत धमकी देके पूछ रहे बता तेरे को क्यों नहीं आता है, बेशरम कहेगा, ये वो। इस तरीके से अगर आप वातावरण बनाओगे तो सामने जो व्यक्ति जवाब दे रहा है उसके ऊपर प्रेशर बन जाएगा, और जो आप इंटरव्यू ले रहे हो वो सही तरीके का नहीं होगा। तो ध्यान रखना, साक्षात्कार के समय आपसी प्रेम और सद्भाव का वातावरण होना
चाहिए। जैसे कि आपने कई बार यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी देखे होंगे कि भाई जब इंटरव्यू होता है बिल्कुल सरल सभा और बिल्कुल स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे है, साक्षात्कार के अंत में सूचनादाता से ये पूछना लाभकारी होता है कि वो जो सूचना दे चुके हैं इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। बिल्कुल, जिन्होंने वो सुझाव दिए हैं इसके अलावा अगर वो कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं। और साक्षात्कार समाप्त होने पर सूचनादाता को सूचनादाता जो है वो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद कहना नहीं भूले। बिल्कुल, इस तरीके के आप जो है वो विशेष तरीके की चीजें ध्यान रख सकते हो। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या फिर मौखिक में भी पूछा जा सकता है कि एक साक्षात्कार होता है, उसमें जो साक्षात्कारकर्ता जो होता है उसको साक्षात्कार लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। उसके बाद में 3 नंबर का है जो है वो प्रश्नावली। तो हमने पहला देखा व्यक्तिगत प्रेक्षण, दूसरा देखा जो है वो आपकी इंटरव्यू है, तीसरा जो है वो प्रश्नावली है। ये तीनों विधियां किसके अंतर्गत आती है? बिल्कुल प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आती है, भूलना नहीं है। अब है प्रश्नावली यानी प्रश्न बैंक जो होता है। प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नों के माध्यम से लोगों के विचारों को जानने की प्रक्रिया को प्रश्नावली कहते हैं। इस विधि में आवश्यक सूचना से संबंधित प्रश्नों को उनके संभावित उत्तरों के साथ एक सादे कागज पर लिखा जाता है तथा उत्तर देने वाले व्यक्ति को दिए गए विकल्प में से सही उत्तर पर निशान लगाने को कहा जाता है। बिल्कुल सीधा सिंपल, ज्यादा कोई जटिल नहीं है। इस प्रकार से एक पेपर बना होता है, सादा कागज होता है, उसके ऊपर प्रश्न लिखा होता है और उसके सामने बॉक्स दिया होता है। यानी क्या आप शादीशुदा हैं तो टिक कीजिए, क्या आपके बच्चे हैं तो टिक कीजिए, क्या आप पढ़े लिखे हैं तो टिक कीजिए, क्या आप बेरोजगार है तो हाँ यस टिक कीजिए। तो इस तरीके से इसके सामने जो आपके ऑप्शन होते हैं उसके संभावित उत्तर जो सामने लिखे होते हैं या फिर हाँ या ना में जवाब देना होता है या फिर उसमें लिख रखा है तो वो उसमें भरना होता है। तो इस तरीके से जो चीजें होती है वो होती है प्रश्नावली में। आगे देखो, प्रश्नावली को दूरवर्ती क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। बिल्कुल, मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी दूसरी जगह पे भी मेरे को इस तरीके से कोई डेटा कलेक्ट करने हैं तो मैं वहां पे इसको भेज सकता हूँ पोस्ट के माध्यम से। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि यह केवल और केवल शिक्षित विधियों यानी जो शिक्षित व्यक्ति है उन शिक्षित व्यक्तियों से ही सूचना प्राप्त कर सकती है। ध्यान रखना, प्रश्नावली की सबसे बड़ी कमी यह है कि प्रश्नावली से हम केवल और केवल शिक्षित यानी एजुकेटेड जो लोग हैं उनके डेटा को ही कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो स्वयं इसको भरता है। इसलिए जो है वो आपके ये शिक्षित व्यक्तियों के लिए सही उपयोगी है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ पे मान लो ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं और ये कॉलम बना रखे हैं और यहाँ पे सवाल पूछ रखे हैं कि भाई ये सही है या नहीं है, तो आप इसको यूं बिल्कुल पढ़े लिखे हैं तो आप आराम से भर देंगे। इस पिक्चर के माध्यम से आप आराम से समझ सकते हैं कि ये जो एक प्रकार की विधियां हैं ये कैसी होगी, प्रश्नावली से रिलेटेड। अब उसके बाद में जो जो आगे का है वो है अनुसूची। तो अनुसूची और प्रश्नावली में मेन डिफरेंट क्या है वो भी देखिए। अनुसूची लगभग प्रश्नावली जैसी ही होती है, इसमें भी जांच पड़ताल से संबंधित प्रश्न डाले हुए होते हैं, परंतु इसमें लिखे गए प्रश्नों के उत्तर किसी शोधकर्ता द्वारा सूचनादाता से पूछ कर लिखे जाते हैं। ये बहुत विशेष डिफरेंट है, इन दोनों के अंदर अंतर है कि भाई जो प्रश्नावली होती है उसको तो व्यक्ति जो है उत्तरदाता स्वयं भरता है। भाई मान लो जैसे मेरे पास में प्रश्नावली आई, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं तो मैंने खुद ने उसको भर दिया, लेकिन अनुसूची में क्या सिस्टम है, दिखती तो प्रश्नावली जैसी है और इसमें सवाल भी जो होते हैं वो जांच पड़ताल से रिलेटेड होते हैं, परंतु इसमें मेजर डिफरेंट ये है कि इसको शोधकर्ता द्वारा सूचनादाता से पूछ करके भरा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ये जो है विद्यार्थी बैठी है, ठीक है, और ये विद्यार्थी जो है वो सही तरीके से देख नहीं पाती, ठीक है ना, ठीक है, विशेष एबिलिटी है तो भाई साहब देख नहीं पाती, इसलिए यहाँ एक छात्रा बैठी है और वो इससे पूछ करके चीजें लिख रही है, यानी ये क्या हो गया, एक प्रकार की अनुसूची होगी। या फिर देखो यहाँ पे भाई साहब ये मार साहब उबे पढ़े लिखे, उबे मतलब खड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ मार साहब खड़े हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये जो दादी जी है या काकी जी है ये अनपढ़ है, तो ये इन काकी जी से सवाल पूछ रहा है कि आपके घर में घोना कितना है, आपके घर में लड़का कितना है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इनसे पूछ करके टिक करेगा, यानी ये कैसी विधि हो गई, अनुसूची हो गई। ध्यान रखना क्या हो गई, अनुसूची होगी। इसमें क्या करता है, शोध करता है, यानी ये कौन है, ये जो है वो आपके शोध करता है, और ये जो कौन है, ये है सूचनादाता। सूचनादाता यानी इनसे पूछ करके चीजें तो लिख रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए, हाँ, जबकि प्रश्नावली में उत्तरदाता उसे स्वयं भरता है। अनुसूची का मुख्य लाभ यह है कि इसके द्वारा शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार की सूचनाओं को
इससे प्राप्त किया जा सकता है और विशेष उपयोगी है। यानी एक अनुसूची को भरने के लिए, यानी इसमें विशेष जो ये उपयोगी है वो अशिक्षित लोगों के लिए होते हैं। उसके बाद में एक अनुसूची को भरने के लिए शोधकर्ता को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। हाँ, यहाँ जो है वो आपके जो डेटा कलेक्ट करने जा रहा है, डेटा कलेक्टर है, वो वहां जाएगा तो उसको भी उस विषय से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। यूं नहीं कि वहां जाके पूछे कि आपकी शादी हो गई, सामने वाला उत्तर दे रहा है नहीं, फिर भी वहां सवाल पूछ रहा है कि आपके बच्चे कितने हैं, तो लपड़ी खाएगा ना। तो आपने वो वीडियो देखा होगा कि भाई वो पूछता है कि आपकी शादी हो गई, वो बोलते हैं नहीं सर शादी तो नहीं हुई, फिर जाके पूछता है कि आपके बच्चे हैं, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो इस चीज से संबंधित ये हो गया कि भाई जो भी शोध करता है उसको उस विषय से संबंधित उसको प्रशिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। यानी जैसे जनगणना होती है तो जनगणना से पहले जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उस विषय में सही तरीके से प्रशिक्षित हो जाए और सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर सके। आगे देखिए, प्राथमिक आंकड़ों की अन्य विधियों में बात करें तो सुदूर संवेदन तथा वायु फोटो विशेष उल्लेखनीय विधियां हैं जिनके द्वारा मानव बस्तियां या फिर यातायात मार्ग आदि की सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से इसको देखा जा रहा है, या फिर आपने गूगल मैप के अंदर सैटेलाइट देखा होगा, सैटेलाइट पिक्चर या सैटेलाइट मैप ओपन किया होगा कभी, तो वो भी एक प्रकार के वायु फोटो है जो आपको प्राथमिक आंकड़ों से रिलेटेड जानकारी देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे द्वितीयक आंकड़ों की बात करें। तो प्राथमिक आंकड़ों के अंदर अपन ने कौन कौन सी विधियां देखी। सबसे पहले हमने देखा व्यक्तिगत परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण के बाद में हमने देखा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद में हमने देखा प्रश्नावली, और प्रश्नावली के बाद में हमने देखा अनुसूची, और अनुसूची के बाद में एक तो सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग जो सिस्टम होता है वो, और एक है वायु फोटो। ये भी जो है वो आपके प्राथमिक आंकड़ों से रिलेटेड है। अब आगे बात करें द्वितीयक आंकड़ों के या फिर द्वितीयक स्रोत। अब द्वितीयक आंकड़ों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो है अप्रकाशित स्रोत और दूसरा है प्रकाशित स्रोत। तो यहां ये थोड़ा गलती से हो गया है मिस्टेक, तो यहां ये आपके ए नहीं है, यहां होगा प्रकाशित स्रोत। ठीक है, प्रकाशित स्रोत या फिर साधन के अंदर देखें तो सबसे पहला जो आएगा वो है आपका सरकारी प्रकाशन। अब देखो इस श्रेणी में समस्त प्रकाशन सम्मिलित हैं जिन्हें किसी देश की केंद्र सरकार या फिर देश की राज्य सरकार या फिर विभाग या फिर मंत्रालयों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जैसे कि जनगणना रिपोर्ट, मौसम विज्ञान रिपोर्ट या फिर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो किसी देश की सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जैसे मान लो अभी राजस्थान सरकार ने जिलों का बदलाव किया है, तो जिलों का बदलाव करने के बाद में वो गजट में उसको प्रस्तुतित करेंगे। गजट एक प्रकार का सरकारी प्रकाशन होता है जिसमें वो पूरी डिटेल सहित उसमें प्रकाशन करेंगे। तो गजट में जो चीजें प्रकाशित हो गई तो ये एक प्रकार से कैसा प्रकाशन हो गया, सरकारी प्रकाशन हो गया। ध्यान रखना हम द्वितीयक आंकड़ों की बात कर रहे हैं, द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत हम प्रकाशित स्रोत या प्रकाशित साधन की बात कर रहे हैं, और प्रकाशित साधन के अंतर्गत हम पहला यानी सरकारी प्रकाशन की बात कर रहे हैं। सरकारी प्रकाशन के अंदर वे समस्त जानकारियां आएगी जो किसी देश की केंद्र सरकार या किसी देश की राज्य सरकार या फिर उसके विभाग या फिर उसके मंत्रालयों के द्वारा उसे प्रकाशित किया जाता है, जैसे जनगणना रिपोर्ट, मौसम विज्ञान रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। ठीक है, अब ये जब प्रकाशित हो जाएगी तो हम उसकी सहायता से और चीजें बता। अब जैसे मान लो कि जिलों के बारे में पढ़ना है तो जो जिले रद्द हुए हैं नए जिले बनेंगे वो गजट में प्रकाशित होंगे, और उस गजट को देखकर, भाई उस गजट को मैंने देखा, देख करके मैंने नोट्स तैयार किए, और वो नोट्स तैयार करके मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो मैंने जो नोट्स तैयार किए वो किससे लिए, किसी न किसी प्रकाशित स्रोत से कॉपी किए, फिर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो वो सारे के सारे आपके कौन से आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। उसके बाद में बात करें अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत बात करें तो नगर विकास प्राधिकरणों या फिर विभिन्न नगरों या फिर शहरों के नगर निगम और जिला परिषदों के द्वारा जो या जिला प्रशासन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो आपके एक प्रकार के अर्ध सरकारी प्रकाशन है। जैसे देख लो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, वो एक प्रकार की रिपोर्ट जारी कर देता है कि भाई एक साल के अंदर हमने इस इलाके के अंदर इतना क्राइम था उसको खत्म किया। तो ये नगर निगम या फिर स्थानीय जो जिला परिषद का प्रशासन है उसने वो रिपोर्ट जारी की और प्रस्तुत होगी, और उसकी सहायता से आपने कोई डेटा कलेक्ट करके एक बढ़िया सा कोई तैयार कर दिया रिपोर्ट। तो वहां जो आपने प्रकाशित रिपोर्टें ली वो कैसी होगी, अर्ध सरकारी प्रकाशन। उसके बाद में बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के अंदर बात करें तो इस श्रेणी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट्स शामिल होती है, जैसे कि यूनेस्को की रिपोर्ट, यूएनडीपी की रिपोर्ट या फिर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, ठीक है, या फिर विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट आदि। ये जो इस तरीके की रिपोर्ट्स होती है वो कैसी रिपोर्ट्स कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। और यहाँ अगर आपने डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट का प्रयोग करते हुए आपने लिख लिया कि भाई वर्तमान समय के अंदर जो पीछे जो 2024 गया है इसके अंदर विश्व व्यापार के अंदर इस देश की सबसे बड़ी भागीदारी रही है और इस सेक्टर से इन्होंने सबसे ज्यादा आयात और निर्यात किया, ऐसी कोई आपने रिपोर्ट तैयार कर ली,
तो ऐसी स्थिति में आपने जो डेटा लिए हैं वो कैसे डेटा है, प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। और प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत कौन सा, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन। उसके बाद में है निजी प्रकाशन। इस श्रेणी में पत्र, निजी संस्था द्वारा प्रकाशित कोई वार्षिक रिपोर्ट या फिर सर्वेक्षण रिपोर्ट या फिर कोई शोध संबंधित कोई रिपोर्ट होती है वो इसमें शामिल होती है। उसके बाद में समाचार पत्र पत्रिकाएं, इसके अंतर्गत दैनिक समाचार या फिर साप्ताहिक समाचार या फिर मासिक पत्र पत्रिकाएं जो होती है वो शामिल होती है, जैसे कि आपका दैनिक भास्कर आ गया, राजस्थान पत्रिका आ गया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स आ गया। ये रोजाना पत्रिकाएं आती रहती है और इनको देख करके आप कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वो कैसी हो जाएगी, द्वितीयक आंकड़ों से रिलेटेड। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इंटरनेट के द्वारा द्वितीयक आंकड़े अति शीघ्र प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि विकिपीडिया। अब आपको कोई चीज नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो तो गूगल डायरेक्ट चीजें जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, ठीक है ना। तो वो प्रस्तुत आंकड़े किसी न किसी के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। जैसे मान लिया आपने विकिपीडिया से कोई डेटा उठाए, तो विकिपीडिया से आपने डेटा उठाए, इसका मतलब ये विकिपीडिया के माध्यम से प्रकाशित किए गए हैं, तो आपके कैसे आंकड़े होगी, द्वितीयक आंकड़े हो गए, ठीक है। जैसे कि www.lakshmandaara.com, इसके ऊपर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो ये कैसे हो गए, प्रकाशित आंकड़े हो गए। अब उसके बाद में आता है अप्रकाशित स्रोत या फिर साधन। अब इसमें सबसे पहला है सरकारी प्रलेख। द्वितीयक आंकड़ों के अन्य स्रोत के अंदर आते हैं अप्रकाशित रिपोर्ट, जैसे मोनोग्राफ। जैसे मोनोग्राफ का मतलब हो गया किसी भी चीज से रिलेटेड निबंध हो गया। प्रलेख जैसे ग्राम स्तर पर राजस्व अभिलेख ग्राम के पटवारी के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जो ग्रामीण स्तर की सूचना का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। जैसे कि आप दिल्ली में बैठे हो और जैसलमेर के किसी गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई प्रकाशित रिपोर्ट नहीं मिलेगी, वहां आपको अप्रकाशित साधन अपनाने पड़ेंगे। जैसे कि उसकी गांव की कोई रिपोर्ट निकालनी है, गांव का कोई मैप देखना है आपको, तो आप किससे सीधा प्राप्त करेंगे, वहां जाएंगे और वहां का जो पटवारी है उस पटवारी से प्राप्त करेंगे। जैसे कि ग्राम स्तर पर राजस्व अभिलेख यानी राजस्व का जो डायग्राम है वो अभिलेख ग्राम के पटवारी के द्वारा बनाया जाता है, वो जो ग्रामीण स्तर की सूचना का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, इसको अपन खतौनी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए अर्ध सरकारी प्रलेख। इसके अंतर्गत नगर निगम, जिला परिषदों या लोक सेवा विभागों के अनुरक्षित रिपोर्ट या फिर विकास योजनाएं सम्मिलित होती है। जैसे कि नगर निगम या नगर परिषद के द्वारा कौन सी योजनाएं चली गई या फिर वहां जो है वो सड़क निर्माण किस तरीके से किया गया, कितना बजट खर्च किया गया, तो ये ऐसी जानकारी आपको वहां जाके ही पता करनी होती है, वो है अर्ध सरकारी प्रलेख। उसके बाद में निजी प्रलेख, यानी इसके अंतर्गत कंपनियां या फिर कोई व्यापारिक संगठन या फिर विभिन्न राजनीतिक संगठन या फिर एनजीओ के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट या फिर रिकॉर्ड जो है वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये तो हो गए आपके आंकड़ों के प्राप्त करने के साधन। उसके बाद में है आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े जो है वो आपके कच्चे आंकड़े कहलाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं इनको कच्चे आंकड़े कहा जाता है और यह आसानी से समझ में नहीं आते, इसलिए इन आंकड़ों का निष्कर्ष निकालकर या इन कच्चे आंकड़ों को सारणीबद्ध करके या फिर वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ प्रश्न इस तरीके से बन जाता है कि आंकड़ों का सारणीयन या फिर वर्गीकरण क्या होता है। तो आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण जो होता है वो आपके किससे रिलेटेड होता है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों से रिलेटेड होता है, जो एक प्रकार से क्या करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के आंकड़े अगर आपको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आते हैं तो उन आंकड़ों का ये क्या करते हैं, सारणीयन या फिर वर्गीकरण करते हैं, ताकि लोग जो है इनको अच्छी तरीके से समझ सके और इनके बारे में अधिक निष्कर्ष निकाल करके और आसानी से इसके बारे में कुछ योजनाएं बना सकते हैं या फिर उसको समझ कर के कुछ विकास से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में टॉपिक आता है वो है सूचकांक। हम अभी पहले अध्याय की बातचीत कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर की बात कर लेंगे ताकि अन्य वीडियो पे आपको भटकना नहीं पड़े। अब आता है सूचकांक। सूचकांक एक संख्या की माप है। कैसा माप है, संख्या की माप है। सूचकांक न केवल समय के साथ हुए परिवर्तनों की माप करता है बल्कि विभिन्न स्थानों, उद्योगों, नगरों अथवा देश की आर्थिक दशाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। और सूचकांक का मुख्य रूप से उपयोग व्यवसाय या फिर व्यवसाय में लागत व मात्रा में आए परिवर्तनों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि भाई सूचकांक एक प्रकार से संख्या की माप है जिसका उपयोग जो है वो केवल परिवर्तन ही नहीं बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति और या फिर तुलनात्मक अध्ययन देखने के लिए किया जाता है। अब सूचकांक ज्ञात करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है अपने इस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, वो है Q1 बटा Q0 गुणा 100, यानी Q1 बटा Q0 गुणा 100। अब बात करें Q1 की, तो Q1 का मतलब है वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योग और Q0 का मतलब है आधार वर्ष के उत्पादन का योग। जैसे, और ये जो विधि है इस विधि को बोलते हैं सूचकांक की समुच्चय विधि। आपको पूछा जा सकता है कि ये विधि जो है वो कैसी विधि है, इस विधि का नाम क्या है। सूचकांक की समुच्चय विधि जो है वो किस तरीके से है, Q1 अपॉन
Q1 अपॉन Q0 गुणा 100, ठीक है ना। और ये जो आपके सिंबल दिख रहा है इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, तो बिल्कुल दोबारा देख लेते हैं। सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 गुणा 100। अब इसमें जो सिग्मा Q1 है, यानी Q1 है, Q1 का मतलब क्या हुआ कि वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योग, वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योग, उत्पादन योग। और Q0 जो है इसका मतलब क्या, आधार वर्ष, आधार वर्ष। अब वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष क्या, जैसे कि इसमें एक दे रखा है फॉर्मूला और सारणी दे रखी है, पहले तो अपन इसको समझ लेंगे और उसके बाद में आगे समझेंगे। जैसे कि यहाँ आपके वर्ष दे रखा है 1970, 71, 80, 81, 90, 91 और 2000 और 1। फिर उत्पादन दे रखा है 32.5, 42.2, 53.7 और 67.4। उसके बाद में नहीं दे रखी है परिकलन, तो मैं यहाँ ये दो तो मान लेते हैं और आगे वाला फॉर्मूला अपन अपना के करते हैं। तो यहाँ मैं बनाता हूँ परिकलन, ठीक है, परिकलन। और उसके बाद में अपने को इसका निकालना है सूचकांक। ये लो सिंपल सा है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। Q1 का मतलब है वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योग। जैसे कि ये जो अपन ज्ञात कर रहे हैं 1970 का ज्ञात कर रहे हैं, तो 32 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, ये तो है आपका वर्तमान वर्ष। तो देखो आराम से 32.5 ये तो है वर्तमान। उसके बाद में आधार वर्ष, यानी इस प्रश्न के अंदर ऑलरेडी आपके आधार वर्ष जो है वो दे रखा है, इसने आधार वर्ष दे रखा है। और आधार वर्ष क्या दे रखा है, आधार वर्ष जो दे रखा है वो दे रखा है 1970 और 71। तो 1970 और 71 के अंदर आधार वर्ष दे रखा है, तो आधार वर्ष का भी मान क्या हो जाएगा 32.5। तो 32.5 गुणा 100, अगर इसको आप कट करेंगे तो आपका उत्तर प्राप्त होगा वो 100 प्राप्त होगा। और ध्यान रखना सूचकांक के अंदर आधार वर्ष के उत्पादन का जो सूचकांक होगा वो हमेशा हमेशा 100 होगा, ध्यान रखना। उसके बाद में मान लो ये है, इसका ज्ञात करना है, तो इसका वर्तमान वर्ष का उत्पादन क्या हो जाएगा, वर्तमान वर्ष का उत्पादन हो जाएगा 42.2 बटा आधार वर्ष क्या दे रखा है, आधार वर्ष दे रखा है 1970 से 71। तो हम किसका भाग देंगे 32.5 गुणा 100। इसको आप भाग दे के सॉल्व करोगे तो आपका प्राप्त होगा 130। फिर उसके बाद में बात करें इसका 53.7, तो 53.7 बटे 32.5 गुणा 100 आपके कितना प्राप्त हो जाएगा 165 प्राप्त हो जाएगा। और इसका करें तो इसका है 67.4 अपॉन 32.5 गुणा 100 यानी 207 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ज्ञात होती है। और ध्यान रखना इसमें विशेष बात ये ध्यान रखना कि जिस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है उसका सूचकांक हमेशा क्या होगा 100 होगा। अपसद में या फिर वो मौखिक में पूछ सकता है कि आपके सूचकांक के अंदर जो समूचे विधि आप उपयोग करते हो उसमें मान लो कि आपने किसी भी वर्ष को आपने आधार वर्ष माना है, तो आधार वर्ष का जो सूचकांक होता है वो हमेशा कितना होता है, तो हमेशा 100 ही होगा। जैसे मान लो कि मैंने आधार वर्ष 1980 81 मान लिया, तो इसका मैं कैसे ज्ञात करूंगा, इसका मैं ज्ञात करूंगा Q1 क्या आ जाएगा, Q1 वर्तमान वर्ष, तो Q1 के अंदर मैं लिखूंगा 42.2 और आधार वर्ष भी मैंने ये मान रखा है, तो आधार वर्ष में भी क्या आएगा 42.2। अब इसका इससे करके और इसका मैं 100 के साथ में गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त होगा 100 ही प्राप्त होगा ना। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया बिल्कुल अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो आगे वाले प्रश्न से अपन और अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मैंने एक सवाल दे दिया। क्या सवाल दिया कि भाई निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से सूचकांक ज्ञात कीजिए जिसमें आपको आधार वर्ष जो है वो 1995 और 96 को मानना है और राजस्थान में तांबा एस्क उत्पादन 1000 टन के अंदर ये दे दिया है, वर्ष दे रखे हैं, उत्पादन दे रखा है, यानी ये इस तरीके का फॉर्मेट आपके एग्जाम में आएगा। अब इसको आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है इसका मतलब अपने को यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो फॉर्मूले के अंदर अपन क्या लिखेंगे Q1 बटा Q0 गुणा 100, ये हो गया। अब Q1 क्या आ जाएगा, जैसे कि 1995 और 96 का ज्ञात करना है, तो 1995 और 96 जैसे कि आधार वर्ष जो है आपके 95 96 दे रखा है और Q0 बराबर क्या आ गया 1578 आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि Q1 का मतलब क्या है, Q1 का मतलब है वर्तमान वर्ष, तो वर्तमान वर्ष के अंदर कितना आएगा 1578। आधार वर्ष भी क्या मान रखा है, आधार वर्ष भी अपने 1995 96 मान रखा है, तो 1578 गुणा 100, इससे कट जाएगा, पीछे 100 रहा तो ये लो आपके सूचकांक 100। उसके बाद में इसमें, तो इसमें भी क्या हो जाएगा Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 1233 बटा 1578। मैंने 1578 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा वर्तमान वर्ष जो है वो क्या है 1578 है, तो ऊपर क्या है 1233 भाग कितने का है 1578 का,
और वापस गुणा किससे करना है, गुणा करना है आपको 100 से, तो आपका यहाँ लगभग उत्तर प्राप्त होगा, वो होगा 78.13। ठीक है, उसके बाद में है 965, तो 965 बटा क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सीधा सिंपल, 965 बटा आपके हो जाएगा 1578 गुणा क्या हो जाएगा 100 गुणा 100, तो आपके लगभग उत्तर जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 61.15। तो ये सूचकांक के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ष में जो है वो सबसे अधिक उत्पादन रहा है। ऐसे डेटाओं को देखने में थोड़ी समझ आएगी, भाई इसमें 100% है, इसमें 78% है, इसमें 61.15% है। तो ये जो सूचकांक है वो चीजों को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है या फिर फाइल में भी प्रश्न दे रखा है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। आधार वर्ष लिखना है, मतलब हल कर लिया, ऐसे लिख लिया हल, आधार वर्ष लिखना है, Q1 की वैल्यू लिखनी है, आधार वर्ष दे रखा है तो Q0 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और Q1 की वैल्यू आप ऑटोमेटिकली जो वर्तमान वर्ष है उसको देखते हुए सूत्र में अप्लाई करते हुए लिख लेंगे। ठीक है ना, जो जैसे यहाँ पे ये Q1 आ गया, इस तरीके से लिख के और आराम से बढ़िया लिख लिया और आपने ज्ञात कर लिया, तो ये हो गया सूचकांक। अब इसके अलावा आगे जो है वो नया टॉपिक आता है, वो है आंकड़ों का प्रकरण। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सूचकांक वाला आपके समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में इस तरीके से कोई प्रश्न दे रखा होता है तो आपको बढ़िया आसानी से करना है। ठीक है, अब है आंकड़ों का प्रक्रमण यानी डेटा प्रोसेसिंग। कच्चे आंकड़ों का प्रक्रमण करने के लिए चयनित वर्गों में उन्हें सारणीयन या फिर वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। यानी आंकड़ों के प्रक्रमण के अंदर, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर बात करें तो उनका सारणीयन या फिर वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए तालिका 1.4 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग यह समझने के लिए किया जा सकता है कि किस प्रकार इनको प्रक्रमित किया जाएगा या प्रक्रमित किया गया है। तो यहाँ आपको 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं जिसमें निम्न तरीके के नंबर दे रखे हैं। तो पहले तो आप इनको आसानी से नंबरों को देखना है, उसके बाद में अगर बात करें तो इनको हम क्या करेंगे, प्रक्रमित करेंगे। आंकड़ों को प्रक्रमित करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो दे रखे हैं आंकड़े इनको समझना है। जैसे कि ये आंकड़े दे रखे हैं, टोटल 60 विद्यार्थियों के आंकड़े दे रखे हैं, तो इसमें सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो लगभग आपके इसमें बड़ी जो है वो 96 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। कहाँ है इसमें 96, तो यहाँ ढूंढे इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में। 92 ये रहा, 90, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आपके जो है वो 96 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें क्या करना है आपको, अच्छी तरीके से ध्यान ये रखना है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी, ये रहा 96, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, यानी सबसे छोटी संख्या 2 है और अधिकतम संख्या जो है वो आपकी 96 है। तो अपने को ऐसा वर्ग बनाना है जिसके अंदर ये सबसे छोटी संख्या भी आए और सबसे बड़ी संख्या भी आ जाए। तो हमने यहाँ पे वर्ग अंतराल कितने का लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब यहाँ आप चाहे तो 5 भी ले सकते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, आप अपने ऊपर निर्भर कीजिए कि इसमें छोटी से छोटी संख्या भी आ जाए और बड़ी से बड़ी संख्या भी आ जाए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप 0 से 5 लोगे तो आपकी सारणी है वो बड़ी बनेगी, और जितनी बड़ी संख्या लोगे उतनी छोटी सारणी बनेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे संख्या ले ली, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पे ये ग्रुप बना दिए, उसके बाद में आपकी एक सारणी बनेगी जिसका नाम है कच्चे आंकड़े। अब कच्चे आंकड़ा का मतलब ये है कि 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो इस वर्ग के अंदर आएगी। जैसे मान लिए 0 से 10 यहाँ पे भी है और 10 यहाँ पे भी है, तो इसके अंदर जो संख्याएं शामिल होगी वो होगी 0 से 9 तक की। तो यहाँ इसमें पहले ग्रुप के अंदर जो संख्या आएगी 0 से 9 तक की, जैसे मान लो कि इसमें 2 आ रखा है, 2 आ रखा है, 9 आ रखा है और 6 आ रखा है, यानी टोटल जो संख्या है वो कितनी आ रखी है, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें मिलान चिन्ह कैसे बनेगा, 1, 2, 3, 4। उसके बाद में देखो, यानी 10 से 20, 10 से 20 में संख्या कहां से शुरू हो जाए, कहां तक शामिल होगी, तो इसमें 10 से लेकर के 19 तक की संख्याएं आएगी इसमें, यानी इस सेकंड वाले में, यानी 10 से लेके 19 तक की जो संख्या है वो इसमें आएगी। तो इसको जैसे मैंने इसमें डायरेक्ट जोड़ रखा है, आप अपने हिसाब से, मैं आगे प्रश्न दूंगा, आप उसको आराम से करना, या फिर इसको भी देख के आप अपने हिसाब से कर सकते हो बाद में। तो जैसे इस कॉलम के अंदर यानी 10 से 20 के अंदर मैं याद करूं, यानी 10 से लेके 19 तक की जो टोटल संख्या आएगी वो कौन कौन सी है,
10 है, 15 है, 18 है, 12 है और 17। टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या रूल्स है? 1 2 3 4 और 5 जैसे आएगा तो उसको इस तरीके से आप मिलान करोगे, इसको टेली चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 5 आते ही आपको एक ग्रुप बनाना। अब इस ग्रुप में आपको विशेष तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं आपने 1 2 3 4 करके और यूं इतना लंबा कर दिया, नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, थोड़ी सी लाइनें तिरछी होनी चाहिए, 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि 6 आ गई फिर ग्रुप बना देते 1 2 3 4, 6 आ रखी है फिर यहाँ 7 भी यूं कर रहे हो, तो ये गलत है बिल्कुल। इसमें जो ग्रुप बनता है वो 5 का ही बनता है, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कैसे बनेगा? 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये सिंपल सा 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 है तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4, ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 है, ये लो 5, और इसमें 2 और 2 4 है, तो सीधा सिंपल 4 बना दिया। अब ये तो आपके प्राप्त हो गए मिलान चलन। अब इनका यानी विद्यार्थियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ एफ दे रखा है, आवृत्ति भी लिखनी पड़ेगी, तो ये कितनी बार है? 4 बार है। ये क्या है? 5 बार है। ये कितनी बार है? ये 6 बार है। ये कितनी बार है? 7, यानी 5 और ये 7 बार है। ये कितनी बार है? ये 6 बार है। ये कितनी बार है? ये 10 बार है। ये कितनी बार है? ये 5 5 और 3 8, ये 6 बार है। और ये जो है वो आपके 5 बार है, और ये जो है वो आपके 4 बार। अब इन टोटल इनको आपको जोड़ना है। अब ये आपने जो प्राप्त कर रखे हैं 4 + 5 + 6 + 7 + 6 + 10 + 8 + 6 + 5 और +4, इनको आपको क्या करना है? जोड़ना है। हमने कहीं गड़बड़ की है क्या? 4 + 5 + 6 + 7 + 6 + 10 + 8 + 6 + 5 + 4, हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे 5 ही है, 6 नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ अपन ने गड़बड़ कर ली, तो यहाँ जो है वो टोटल 5 है। अब ध्यान ये रखना है कि आपको इस तरीके से आंकड़े दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम अब आप आसानी से समझ लीजिए अपनी सिंपल भाषा में, आपको इस तरीके से आंकड़े दिए होंगे और आंकड़े दे करके कह दिया जाएगा कि निम्नलिखित आंकड़ों के अंदर जो आंकड़े दे रखे हैं, प्राप्तांक दे रखे हैं, इनको वर्गीकृत कीजिए या फिर इनको क्या कीजिए? प्रक्रमित कीजिए। तो यहाँ आप एक सरल और सिंपल विधि अपनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाओगे? वर्ग बनाओगे, यानी वर्ग ऐसा बनाना है जिसमें आपकी जो संख्याएं दे रखी है वो सम्मिलित हो जाए। अब यहाँ आप अपने ऊपर निर्भर करता है, आप भले वर्ग 0 से 10 का बनाओ, भले वर्ग 0 से 20 का बनाओ, या फिर भले वर्ग 0 से 5 का बनाओ। अभी मैं ये समझा देता हूँ, इसके बाद में आप इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। एक वर्ग बनाना जिसके अंदर आप लोगे 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15। ध्यान रखना, अब जैसे मान लो अभी मैं आपको ये समझाने के बाद में आप इसी प्रश्न को जो है वो वर्ग जो अंतराल है वो आप 0 से 5 लेना, फिर 5 से 10 लेना, फिर 10 से 15 लेना, इस तरीके से बना के सॉल्व करोगे, आपके सेम टू सेम उत्तर प्राप्त होगा। देखो 0 से 5 जो है इसमें आपकी संख्या कहाँ से कहाँ तक की आएगी? 0 से लेकर के 4 तक। इसमें जो संख्या है वो कहाँ से आएगी? 5 से लेकर के 9 तक। इसमें जो संख्या है वो कहाँ से आएगी? 10 से लेकर के 14 तक, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको समझा रहा हूं आपको सरल भाषा में। ऐसे आंकड़े दिए होते हैं तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको बनाना है वर्ग, ठीक है। वर्ग के अंदर आपको वर्ग अंतराल लिखना है, यानी 0 से 10 का हो गया, 10 से 20 का हो गया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में एक दूसरा कॉलम बनेगा पास में, जिसके अंदर आप लिखोगे कच्चे आंकड़े, यानी जो आपको आंकड़े दे रखे हैं उसमें कौन कौन से आंकड़े आए हैं।
ठीक है। उसके बाद में एक कॉलम बनेगा जो बनेगा मिलान चिन्ह का, और मिलान चिन्ह में हमेशा ध्यान रखना है 5 आते ग्रुप बनेगा, जैसे 1 2 3 4, 4 आ रखा है तो बिल्कुल सीधा छोड़ देना। अगर 5वीं संख्या आ रखी है तो बिल्कुल इस तरीके से ग्रुप बना देना। और 5 के बाद में और भी 8 आ रखी है तो क्या करोगे, ये 5 हो गया, ये 6 7 और 8 ऐसे छोड़ दो। अगर 10 आ रखा है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। समझ में आ गया। और उसके बाद में जो आगे जो कॉलम बनेगा उसके अंदर क्या करना है, आपको इनकी आवृत्ति लिखनी है, यानी ये कितनी बार आए हुए, कितनी बार आए हुए वो संख्या लिखनी है। जैसे कि ये 5 और 6 और 7 और 8 बार है तो ये लिख लिया 8 बार। मान लो ये 10 बार है तो ये जो है ये इनकी आवृत्ति हो रही है, और आवृत्ति को हमेशा किससे दर्शाया जाता है, एफ से दर्शाया जाता है। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, आवृत्ति। समझ में आया, डेरा डफलामेंट। और उसके बाद में आपको जो आवृत्ति वाला कॉलम है उस आवृत्ति वाले कॉमन के नीचे लिखना है सिग्मा एफ बराबर एन बराबर 60। यानी सिग्मा एफ का मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति का जो कुल योग है वो कितना है, 60 है। अब एक बात आप विशेष तो ध्यान रखना, आपके यहां जो आंकड़े दिए हुए, जैसे देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 60 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक है, और आपकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी प्राप्त हो रखी है, फ्रीक्वेंसी भी आपके 60 प्राप्त हो रखी है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी 60 है। जैसे देख लो कि मान लो मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं कि आपको 70 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक दे रखे हैं, तो आपके यहाँ पे जो उत्तर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 70 प्राप्त होगा। अगर आपके 70 नहीं प्राप्त हो रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कोई गड़बड़ की है, ध्यान रखना ये। अगर यहाँ मैंने कह दिया कि 100 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक है, इनको वर्गीकृत कीजिए, सारणीयन कीजिए, तो यहाँ जो सिग्मा एफ बराबर एन आएगा वो भी कितना आएगा, 100 आएगा। अगर 100 नहीं आया है तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार का गड़बड़ घोटाला किया है। समझ में आ गया, ओके, कोई बात। उसके बाद में है आवर्ती के प्रकार और आवर्ती का वर्गीकरण। अब आवर्ती के प्रकार और आवर्ती के वर्गीकरण के अंदर आते हैं। यानी हमने आवर्ती की बात कहां से की, यानी ये देखो, ये जो एफ लिखा है ये क्या है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब है कि 0 से 10 के बीच में जो है संख्याएं हैं इनकी कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है। यानी 0 से 10 के बीच में ऐसे अंक इतनी बार है जिनकी पुनरावृत्ति कितने बार हो रही है, 4 बार हो रही है। या फिर 10 से 20 के बीच में इतने अंक है जो 5 बार पुनरावर्तित उनकी आवर्ती जो है वो हो रही है। तो अब इसको आगे देखते हैं आवर्ती को। तो आवर्ती के प्रकार और आवर्ती के वर्गीकरण। आवर्ती एक तो होती है साधारण आवर्ती, जिसको हम कहते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो साधारण आवर्ती जो होती है सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो एफ के द्वारा प्रदर्शित साधारण आवर्ती प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। सभी वर्गों की दी गई आवर्ती का योग दी गई सारणी में व्यक्तिगत अवकलनों के कुल योग को दर्शाता है, और संख्या की में एन जो संकेत है वो स्पष्ट किया गया है कि पदों की संख्या टोटल कितनी है। जैसे सिग्मा एफ के बराबर एन बराबर 60 है, जैसे कि ऊपर सारणी के अंदर अपने पढ़ा था। उसके बाद में है संचयी आवर्ती, जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी सीएफ। इसको अपन क्या लिखेंगे, सीएफ। संचयी आवर्ती को सीएफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे वर्ग में दी गई क्रमिक सामान्य आवर्ती को पहले योग के साथ जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि तालिका के कॉलम में प्रदर्शित किया गया है। जैसे 1.6 अभी अपन आगे देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे। जैसे कि अभी अपने को प्राप्त हो गया वहां पे 0 से 10 तक वो सेम टू सेम आवर्ती है, सेम टू सेम सारणी है। यानी वो अपने को आंकड़े दे रखे थे, वहां अपने को फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो गई थी 5 4 5 5 7 6 10 8 6 5 4, यही थी। ठीक है, यही तो अपन ने अभी ज्ञात की थी ना, ये आपको फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो गई। अब सीएफ के अंदर क्या सिस्टम है, सीएफ आपको फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो गई, और सीएफ कैसे ज्ञात करोगे, तो सीधा और सीधा सिंपल ऐसे लिखोगे 4 के 4, फिर आओगे वापस और इसको जोड़ोगे, और इसको जोड़ने के बाद में लिखोगे ऐसे 9, फिर आओगे वापस इसको जोड़ोगे 9 के साथ में और कितने हो गए 14, फिर आओगे इधर 14 के साथ में 7 जोड़ोगे और कितने हो गए 21, फिर 21 के साथ में 6 जोड़ोगे कितने हो गए 27, फिर 27 के साथ में 10 जोड़ोगे कितने हो गए 37, 37 के साथ में 8 जोड़ोगे कितने हो गए 45, 45 के साथ में आपके 6 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 51, 51 के साथ में 5 जोड़ोगे कितने हो गए 56, 56 के साथ में 4 जोड़ोगे कितने हो गए 60। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो टोटल प्राप्त हो रही है उसका कुल योग और सीएफ का अंतिम पद हमेशा बराबर होगा। समझ में आया, देखो आपने इन सबको काउंट किया तो आपके कितना प्राप्त हो रहा था 60, और यहां जो आपके पदों की संख्या जो 60 है और सीएफ का जो अंतिम पद है वो आपके दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब यह है कि बाबा गड़बड़ घोटाला है। कहां गड़बड़ घोटाला है, सीएफ के अंदर गड़बड़ घोटाला है। अब वापस एक बार समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने सीएफ कैसे ज्ञात की। मान लो कि अपने ये सारणी दी हुई नहीं है,
मान लो ये सारणी दी हुई ही नहीं है, अपने को ये ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे मतलब कुछ तो करेंगे। तो देखो अपने के फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 4 दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 दे रखी है, 7 दे रखी है, 6 दे रखी है, 10 दे रखी है, 8 दे रखी है, 6 दे रखी है, 5 दे रखी है और 4 दे रखी है। इनका टोटल जो है वो कितना है, n बराबर 60 है। अब हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सीधा 4 लिखेंगे, फिर 4 के साथ में 5 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 5 और 4 9 हो गए, फिर 9 के साथ में 5 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 14 हो गए, 14 के साथ में 7 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 21 हो गए, 21 के साथ में 6 जोड़ेंगे, कितने हो गए, आपके 27 हो गए, 27 के साथ में 10 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 37 हो गए, 37 के साथ में 8 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 45 हो गए, 45 के साथ में 6 जोड़ेंगे, कितने होंगे, 51, 51 के साथ में 6 जोड़ेंगे, कितने हो गए, आपके हो गए 56, 56 के साथ में 4 जोड़ के कितने हो गए, 60। बबुआ यहाँ पे 60 प्राप्त हुआ और यहाँ पे भी 60 है, यानी फ्रीक्वेंसी का अंतिम पद, सॉरी CF संचयी बारंबारता का जो है वो आपके अंतिम पद और फ्रीक्वेंसी का कुल योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको CF अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब नहीं आई है तो मैं लपड़ पे कान लगा दूंगा। उसके बाद में है आवर्ती विधि। आवर्ती, अब देखो दो तो प्राप्त होगी, एक तो है आपके साधारण आवर्ती। साधारण आवर्ती से आपने जो विधि अप्लाई की थी ये है आपके साधारण आवर्ती, यानी डेटा वर्गीकरण के अंदर अपन ने साधारण आवर्ती से ये चीजें ज्ञात कर ली। उसके बाद में अपन ने जिस विधि का उपयोग किया, संचयी आवर्ती। संचयी आवर्ती की जो विधि है वो है आपके ये आपके संचयी आवर्ती की विधि है। उसके बाद में ये जो विधि है वो है आवर्ती विधि। आवर्ती विधि का मतलब क्या है कि सबसे पहले कॉलम में 2 संख्याएं दर्शाई गई है। ध्यान दें कि वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होगी। जैसे वर्ग की उच्च सीमा जो है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है। जैसे इसने दिया है कि वर्ग की उच्च सीमा, देखो ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, इसमें ये जो सीमा है वो तो है निम्न, ये है निम्न सीमा, और ये जो 10 है ये है आपकी उच्च सीमा। तो इसने क्या कहा है कि अपवर्ती विधि के अंदर क्या है कि एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होगी। जैसे मैं इसकी बात करूं, इस वर्ग की उच्च सीमा क्या है, 10। अब ये अगले वर्ग का 10 क्या है, निम्न सीमा। जैसे देखो एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होगी, तो इसमें तो ये उच्च सीमा है, इसमें ये निम्न सीमा, इसमें उच्च सीमा है, इसमें निम्न सीमा। बस यही आपकी कौन सी विधि है, अपवर्ती विधि है। बाकी फ्रीक्वेंसी और CF आपके बिल्कुल सरल तरीके से ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद में समावेशी विधि। अगर समावेशी विधि में अगर मैं बात करूं तो इस विधि में मूल्य जो वर्ग की उच्च सीमा के मूल्य के समान होता है उसे उसी वर्ग के आगे रखा जाता है, इसलिए इस विधि को समावेशी विधि कहा जाता है। और ध्यान रखना इस विधि के अंदर साधारणतः वर्ग की उच्च सीमा में अगले वर्ग की सीमा के बीच में 1 का अंतर होता है। जैसे इसमें क्या दे दिया, 0 से 9, फिर 10 से 19 करा है, ना कि 0 से 9, 9 से 19 करा नहीं। अब यहाँ पे पिछले वाले में आपने क्या देखा था, 0 से 10, 10 से 20 देखा था। अब इस विधि में यानी समावेशी विधि में क्या होता है, 1 का अंतर होता है, यानी उच्च सीमा से अगले वर्ग की निम्न सीमा के बीच में 1 का अंतर है। यानी ये तो इसकी उच्च सीमा है, ये इसकी निम्न सीमा, इनके बीच में अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। इस तरीके का जो बारंबारता बनेगा, इस तरीके का जो वर्ग बनेगा वो कैसी विधि का है, समावेशी विधि का। ध्यान रखना। अब फ्रीक्वेंसी और CF इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम ज्ञात होगा। अगर दे रखा है समावेशी विधि से ज्ञात कीजिए संचयी बारंबारता, तो समावेशी विधि में कौन सा वर्ग बनेगा, 0 से 9 तक का बनेगा, फिर 10 से 19 का बनेगा, फिर 20 से 29 का बनेगा, फिर 30 से 39 का बनेगा, फिर 40 से 49 का बनेगा। इस तरीके से जो आपके अंतिम पद है वहां तक का बनेगा और जो योग प्राप्त होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ ये आपके दे रखा है, उदाहरण दे रखा है। ठीक है, इस उदाहरण के माध्यम से आपको क्या ज्ञात करना है, आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, जैसे देखो इसमें सबसे निम्न संख्या कौन सी है, अब इसमें आप ढूंढोगे। जैसे कि यहाँ पे आंकड़े दे रखे हैं कि 12वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भूगोल विषय के प्राप्तांक उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार है, यानी आपके टोटल विद्यार्थी कितने, 30 विद्यार्थी है। अब आप इसमें सबसे पहले देखोगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मुझे जहां तक इसमें देखने को मिल रहा है सबसे छोटी संख्या जो है वो 11 है। तो आप वर्ग कहां से कहां तक का बढ़ाओगे, 11 से 19 का बनाओगे, नहीं, आप वर्ग जो है वो इस तरीके से बनाओगे। जैसे मान लो आपने वर्ग बना लिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अधिकतम अंक कितने तक का दिख रहा है इसमें, अधिकतम अंक जो मेरे को दिख रहा है, एक तो दिख रहा है आपके 57 तक का दिख रहा है, और भी है 58 भी है, ओके 59 भी है। तो अधिकतर जो है वो आपके, जैसे मान लो
60 तक का ही है, 60 तक का ही है, तो आप 60 तक का इसमें वर्ग बनाओगे। फिर आप इसमें कच्चे आंकड़े लिखोगे, मिलान चिन्ह बनाओगे, फिर आप फ्रीक्वेंसी ज्ञात करोगे और नीचे यहाँ पे लिख दोगे सिग्मा एफ बराबर एन बराबर जो भी आपकी संख्या प्राप्त हुई है, और वो जो संख्या प्राप्त होगी वो इसके बराबर होगी। तो आप उम्मीद है मैं इसको आपको सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद वो सॉल्व करना है आराम से घर पे बैठ के, ठीक है। कोई समस्या आए तो फिर से वीडियो देख लेना। उसके बाद ये तो आपके हो गया केवल और केवल आवर्ती ज्ञात करने का, यानी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का। उसके बाद में एक आगे यही सवाल दे रखा है, इसी सवाल से आपको क्या ज्ञात करनी है, संचयी आवर्ती ज्ञात करनी, यानी सीएफ आपको ज्ञात करना है। तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस वीडियो को ओपन करके आपके सामने रख लेना, कच्चे आंकड़े लिख लेना, मिलान चिन्ह लिख लेना, फ्रीक्वेंसी लिख लेना और संचयी आवर्ती लिख लेना। तो सीएफ तो ऑलरेडी ऊपर वाले प्रश्न के अंदर आपने ज्ञात कर ली, वही है। तो इसी सीएफ से आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करोगे, ठीक है। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं और आगे का जो सवाल है वो है दी गई सारणी के आंकड़ों से आवर्ती व संचयी आवर्ती दोनों ज्ञात करनी है। अब यहां आप क्या करोगे, यहाँ पे आंकड़े दे रखे हैं, तो ये भी प्रश्न आपको करना है कि दी गई सारणी से आंकड़े हैं, इनकी पहले तो आप आवर्ती ज्ञात करोगे और संचयी आवर्ती ज्ञात करोगे। आंकड़ों के आवर्ती कैसे ज्ञात करोगे, सीधा सिंपल है, कहां से कहां तक की संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले आप बनाओगे वर्ग, वर्ग के बाद में मिलान चिन्ह, मिलान के बाद में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद में सीएफ। तो वो भी सवाल आपको करना है और ये भी सवाल आपको करना है, ताकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा और उतने ज़्यादा जो है वो आप आसानी से एग्जाम के अंदर सवाल कर पाओगे। अब आगे यहाँ पे भी ये मैंने एक प्रश्न और दे दिया, यानी आपके संचयी वार्ता और फ्रीक्वेंसी वाला जो है यानी आवर्ती वाला है वो तो बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। वो प्रश्न करने के बाद में आपको एक प्रश्न और ये करना है कि किसी तहसील के विभिन्न गाँव के अंदर हैंडपंपों की संख्या दे रखी है और यहाँ हैंडपंप दे रखे हैं और यहाँ आपको सरलता क्या करना, वर्ग बनाना है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, तो आप क्या कहाँ कैसा वर्ग बनाओगे, 0 से 5, 5 से 10 और सबसे बड़ी संख्या कहाँ है, सबसे बड़ी संख्या आपके 8 तक की है, तो बस यही वर्ग बनेगा। एक तो बनेगा 0 से 5 और बनेगा 5 से 10 तक। तो 0 से 5 के बीच में जितना आ रहा है वो आगे कच्चे आंकड़े, फिर मिलान चिन्ह और मिलान चिन्ह के बाद में आप डायरेक्ट जो है वो आप बना सकते हो इसके अंदर, क्या कहते हैं मिलान चिन्ह के बाद में आपकी सी ज्ञात हो जाएगा और सी के बाद में आप डायरेक्ट उसको लिखेंगे तो आपके इनके बराबर होगी। तो इस तरीके से आप इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और प्रश्न दे दिया मैंने, ऐड कर दिया भाई आपके कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आप सीएफ ज्ञात कीजिए। ये आपके दे रखे आंकड़े कि इसमें केवल सीएफ ही ज्ञात करना है आपको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो आपकी इसमें ज्ञात की हुई है, तो यहाँ पे भी आप इसकी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। उसके बाद में आपके आता है आवर्ती बहुभुज। हम लगभग टॉपिक के पास में ही पहुँच गए हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं इसको। आवर्ती बहुभुज, ठीक है। आवर्ती बहुभुज का मतलब क्या हुआ, आवर्ती बहुभुज से तात्पर्य यह है कि आवर्ती बहुभुज यानी आवर्तियों के वितरण का ग्राफ आवर्ती बहुभुज के नाम से जाना जाता है। यह 2 या 2 से अधिक आवर्ती वितरण की तुलना की सहायता से बनता है। 2 आवर्ती को दंड आरेख या फिर रेखा चित्र के द्वारा ही दिखाया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसमें आगे देखिए, कोई भी आपको आवर्ती दिया हुआ वर्ग मिलेगा, एक तो वर्ग दिया हुआ होगा और उसमें आवर्ती दी होगी, फिर कहा जाएगा कि इसका आवर्ती बहुभुज ज्ञात कीजिए। आवर्ती बहुभुज ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, वर्ग देखना है। इधर आप एक लोगे y, एक लोगे x और इस तरीके से एक लाइन खींच दी सीधी, और सीधी लाइन खींचने के बाद में आपको देखना है कि वर्ग यानी यहाँ जो नीचे आएगा वो आएगा वर्ग अंतराल और इस तरफ जो आएगी वो आएगी आवर्ती, यानी एक्स अक्ष पर जो है वो आपके मान लो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के ऊपर आएगा वर्ग अंतराल और वाई अक्ष जो है इसके ऊपर आएगी आवर्ती। तो जैसे देखो 0 से 10 के बीच में, यानी 0 से 10 का कॉलम है, इसको आप इस तरीके से यू कॉलम बनाओगे। 0 से 10 के बीच में जो है वो उसकी आवर्ती कहाँ तक है, 4 तक है, यानी आपने इधर ये वर्ग अंतराल ले लिया, यानी वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10, तो ये हो गया एक कॉलम 0 से 10। अगर इसको आप ग्राफ में बनाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से बना पाओगे। फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और जितना दे रखा है उतने तक का लेना है। और फिर आपकी आवर्ती दे रखी है 4 की, तो अपन बिल्कुल 5 की लेंगे तो इसमें सम्मिलित हो जाएगा 5, 10, 15, 20। आपने ऐसी तो थोड़ी बहुत 10th के अंदर पढ़ी होगी ये गणित, तो इस तरीके से आपको लेनी है। तो पहला है 0 से 10, तो 0 से 10 है वो कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, तो बिल्कुल 4 तक आराम से मिलाओगे। फिर 10 से 20 कहाँ तक है, 8 तक, यानी इसकी जो आवर्ती जो है वो 8 तक है, तो बिल्कुल 8 तक के ले जाकर बड़ा आसानी से स्केल से मिलाओगे। उसके बाद में है 14, तो 20 से 30 तक का जो है वो 14 तक है, तो इसको ऐसे मिलाओगे। फिर 30 से 40 तक का है 20 तक है, तो ये ऊपर 20 तक गया और इसको ऐसे मिलाओ। फिर जो है वो सबसे ज़्यादा है 50 तक का है, सॉरी 50 क्या 30 तक का है, यानी 40 से 50 जो है वो आपके 30 तक है। फिर 50 से 60 है वो 15 तक है और फिर 15 से 60 से 70 जो है वो आपकी 6 तक। ये इस तरीके से बना दिया और इस बीच में बिंदु करके आराम से स्केल की सहायता से ये जो सेंटर पॉइंट है इनको आसानी से आप मिलाओगे तो ये बढ़िया आसानी से मिल जाएगा। और इस तरीके से ये जो आपके चित्र बना है, ये इस तरीके का दो दंड आरेख या जो रेखा चित्र बना है, इसको अपन बोलते हैं
आवर्ती बहुभुज। और ध्यान रखना आवर्ती बहुभुज जो है वो इस तरीके से आपके बनाया जाता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसी से ही बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके आवर्ती बहुभुज। और यहाँ पे डेटा दे रखे हैं, इन्हीं डेटा के माध्यम से आप जो है वो आवर्ती बहुभुज बना सकेंगे। किस तरीके से, तो इस तरीके से आप ले लेंगे 0, ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष। अब यहाँ पे पैमाना लिखना बहुत थोड़ा जरूरी है। अगर किसी विद्यार्थी ने पैमाना नहीं लिखा है तो वो पैमाना जरूर लिख लेना कि आपने x अक्ष पर यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी इकाई ली है, 10 इकाई ली है। देखो 0 से 10 लिया। और y अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया है, 5 इकाई लिया है। यानी 1 सेंटीमीटर के बीच में हमने जो गैप रखा है वो कितने का रखा है, 5 का रखा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी अगर अपन देखें तो 5 से 10, तो अपने इसमें 5 से 10 का दे रखा है। तो ठीक है, ये आपने बना दिया इस तरीके से। तो हम यहाँ पे जो है वो 5 से 10 दे रखा है, तो ये 0 हो गया। तो ये सबसे पहले अपने यहीं से शुरू कर लेंगे, 0 से 5, 5 से 10, फिर 10 से 15, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। 15 से 20। तो यहाँ अगर मैं 5 से 10 की बात करूँ तो अब और इस तरफ भी अपन ले लेंगे। इस तरफ किस तरीके से, जैसे 2, 10, 48, 64, 56, 16, 4। तो यहाँ मैं जो है वो 5 का भी ले सकता हूँ, 2 का भी ले सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 5 का लिया तो ऐसे 5-5 की लाइन के ऊपर मैं 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ 0 से 5 तक तो कुछ है नहीं, 10 से 5 से 10 तक है, तो 5 से 10 तक कितना है, 2 ही है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, एलो ये 2 तक। ठीक है, उसके बाद में 10 से 15 तक का कहाँ तक है, 10 तक है, तो ये एलो 10 तक। फिर आगे 15 से 20 तक का कहाँ है, 15 से 20 तक का 48 है, तो मेरे को ऐसे थोड़े ऊपर तक जाना पड़ेगा, जहाँ 48 होगा वो इस तरीके से। फिर 20 से 25 तक का 64 तक है, तो ये लो 64 तक का। ठीक है, फिर 25 से 30 तक का 56 तक का होगा, तो थोड़ा नीचे होगा, तो ये लो थोड़ा 56 तक का नीचे तक हो जाएगा। उसके बाद में 30 से 35 तक का 16 तक है, तो ये मान लो ये 15 हो रहा है यहाँ पे, तो ये 16 तक का। फिर मान लो 35 से 40 तक का 4 तक का है, तो ये थोड़ा सा ऊपर ही है ऐसे। और फिर इनके जो सेंटर पॉइंट है इनको मिला देना इस तरीके से। और फिर यहाँ पे पैमाना भी लिख देना, पैमाना यानी x अक्ष पर हमने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई। 5 से 0 से 5, 5 से 10, 15 अपन ने इतना लिया है। ठीक है, और y अक्ष की बात करूँ, y अक्ष की बात करूँ तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमने कितना लिया, 5 इकाई लिया। इधर भी 5 और इधर भी 5, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद में आता है ऊंचाई। क्या आता है, ऊंचाई। जब आवर्ती को जोड़ दिया जाता है तो उसे संचयी आवर्ती कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात है, जब अपन आवर्ती को जोड़ देते हैं तो उससे अपने को संचयी आवर्ती प्राप्त होती है। जिस सारणी में सूचीगत किए जाते हैं उसे संचयी आवर्ती सारणी कहते हैं। और संचयी आवर्ती के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों से ही एक वक्र प्राप्त होता है, जिसे अपन कहते हैं ऊंचाई वक्र। ध्यान रखना, ऊंचाई वक्र जो है वो हमेशा किससे प्राप्त होगा, CF से प्राप्त होगा। यानी जो संचयी आवर्ती है उसी से ही आप ऊंचाई वक्र प्राप्त कर सकते हैं। देखो आपके अंदर काफी टाइम से लगातार क्लास देख रखे हो, तो जोश खत्म नहीं होना चाहिए, जोश हमेशा बढ़ा हुआ रहना चाहिए, ताकि आप अच्छे से समझ सके। देखो अगर आपको पढ़ना है तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद भी करनी पड़ेगी, थोड़ा माइंड भी एक जगह एकत्रित रखना पड़ेगा, बार बार भटकाना नहीं है। और मैंने एक कंप्लीट वीडियो इसलिए बनाया है पूरा, क्योंकि आप एक वीडियो 30 मिनट का होता है या 15 मिनट का होता है, उसको एक जगह स्किप करके दूसरी जगह देखते हो तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, या फिर सेकंड पार्ट कई बार मिलता ही नहीं है। तो ये पहले चैप्टर का पूरा ही वीडियो, ताकि एक साथ ही सारी झंझट खत्म हो जाए। ठीक है, जिसे उच्चारण ऊंचाई भी कहते हैं। और इनके अंदर 2 विधियां काम में ली जाती है, एक तो कमतर विधि है और एक है अधिकतर विधि। सबसे पहले अपन कमतर विधि की बात करें तो इस विधि में वर्गों की उच्च सीमा से शुरुआत करते हैं और आवर्ती को जोड़ते जाते हैं, और आवर्तियों के द्वारा एक उभरता हुआ वक्र अपने को प्राप्त होता है। तो मान लो आपको एक ऐसे दे रखा हो कि इसमें कमतर विधि दे रखी है, आवर्ती दे रखी है, और आपको संचयी आवर्ती ज्ञात करते हुए आपको संचयी आवर्ती ज्ञात करते हुए आपको जो है वो ऊंचाई वक्र तैयार करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, संचयी आवर्ती ज्ञात करोगे। संचयी आवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा, फिर 4 के पास में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर इस तरीके से ऐसे आप जोड़ते हुए जाओगे, यानी इनको आप जोड़ोगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या, कौन सी संख्या प्राप्त होगी, संचयी आवर्ती की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना। अब इन संचयी आवर्ती के द्वारा प्राप्त जो संख्या है उसी के आधार पर आपके जो है वो आपके एक नया डायग्राम बनेगा, जिसे अपन कहते हैं ऊंचाई वक्र। ठीक है, और ये ऊंचाई वक्र जो है वो हमेशा आपके उभरते हुए वक्र का निर्माण करेगा। जैसे कि 4 है तो इसमें भी वही सिस्टम है, इस तरफ आप इकाइयां लेगो, पैमाना लोगे। पैमाना किस तरीके से लोगे, 0 से लेकर के, यानी अधिकतम कहाँ तक है, 100 तक है,
और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करोगे यानी आपकी संचयी आवृत्ति की बात करोगे वो भी आपके प्राप्त होगी, तो वो अधिकतम कहाँ तक है, मान लो यहाँ पे 60 है या 70 तक है, तो एक ज़्यादा ही लेके आपको लिखना है, तो इस तरफ लिख दोगे एक्स अक्ष बराबर आपकी 10 इकाई और इस तरफ भी जो है वो वाई अक्ष बराबर 10 इकाई। अब ये देखो 10 से कम कितने हैं, तो 10 से कम जो है वो आपके 4 है, तो 10 से कम 4 यानी लगभग यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए। फिर आपके 20 से कम कितने, 20 से कम 10 है। फिर 30 से कम कितने हैं, 30 से कम लगभग मान लो 15 है। तो इस तरीके से उनको मिलाते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको पर्टिकुलर दिया जाए एग्जाम के अंदर की उभरता हुआ एक ओजाई वक्र तैयार कीजिए कमतर विधि से, तो कमतर विधि में आपको इस तरीके से उपयोग में लेना है, जैसे कि यहाँ पे पैमाना भी दे रखा है। उसके बाद में अधिकतर विधि, अधिकतर विधि के अंदर भी आपको दे रखे होंगे आंकड़े, आंकड़ों के माध्यम से इस तरीके से आपको पेपर में डायग्राम बना हुआ दिखेगा और कहेंगे कि भाई आप एक तरीके से ओजाई वक्र का निर्माण कीजिए। तो जैसे देखो इसमें देख रहा है 0 से अधिक, तो सेम फॉर्मूला इस तरीके से, और फॉर्मूले के अंदर आपको बिल्कुल कॉलम बना लेने हैं, 0 से अधिक, 10 से अधिक, ये जो दे रखे हैं ऐसे ऐसे लिख लेने। फिर जैसे इसमें दे रखा है कि 10 0 से अधिक, तो 0 से अधिक कितने 60 है, तो इस तरफ इसी लाइन में आपको ध्यान रखना है 60 कहाँ आ रहा बिंदु करना है। फिर 10 से अधिक जैसे दे रखा है 56, तो 56 कहाँ होगा, लगभग 60 से थोड़ा कम, 50 से ऊपर लगभग बीच में, तो कॉलम करना है। फिर 20 से अधिक, 20 से अधिक 51 है, तो लगभग 50 से थोड़ा ऊपर, ये लो मैंने कॉलम कर दिया। फिर 30 से अधिक लगभग 45 यानी 50 और 40 के बीच में, तो ये कॉलम हो गया। फिर 40 से अधिक की बात करें तो 37 है, 37 यानी 30 से थोड़ा कम, यहाँ पे कॉलम हो गया। फिर 60 से अधिक की बात करें तो ये थोड़ा 20 से 60 से अधिक में 21 है, तो 20 से थोड़ा ऊपर। और फिर अगर बात करें 70 से अधिक यानी 14 है, तो ये थोड़ा ऊपर। इस तरीके से मिलाते हुए आएंगे और बढ़िया आसानी से इनको एक लाइन यानी स्केल से बिल्कुल सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए खींचना है। ऐसे नहीं आप डायरेक्ट स्केल लगा के यूं गैप रख देनी खींच दो, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं खींचना है। यानी इनके जो सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल मिलते हुए आने चाहिए। ठीक है, सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक लाइन खींचनी है। और जैसे कि इसने अपने पढ़ा कि अधिकतर विधि के द्वारा जो ओजाई वक्र बनता है उस वो एक प्रकार से गिरता हुआ वक्र प्राप्त होता है। और साथ में आपको पैमाने भी लिखना है कि एक्स अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई ली है और वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई ली है। ठीक है, अब यहाँ जो है वो आपके एक प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से ओजाई वक्र का निर्माण कीजिए। अब यहाँ पे ओजाई वक्र आपको अधिकतर विधि भी उपयोग में लेनी है और कमतर विधि भी उपयोग में लेनी है। अब देखो अगर आप दोनों को अलग अलग बनाते हैं तो दोनों के अलग अलग डायग्राम बनेंगे, अगर दोनों को साथ में बनाते हैं तो दोनों को साथ में बनाने के लिए आपको थोड़ा सा विशेषता ध्यान देना होगा। अब विशेषता ध्यान क्या देना होगा, तो इसके लिए अपने एक सारणी बनाएंगे। अब ये दोनों दे रखे हैं, अब इन दोनों को अप्लाई करके एक ही पेज पे दोनों साथ में बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एक सारणी बनाऊंगा। वर्ग CF मेरे को दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में दोबारा वर्ग, क्योंकि दोनों साथ में बनाना, ये लो वर्ग, और CF मेरे को दे रखा है, ठीक है। ये है नहीं, तो मान लो वर्ग, मैं पहले ये जो है ये मान लो ये मैं कमतर विधि से कर रहा हूँ, कमतर विधि क्योंकि से कम है, और ये जो है ये तो कमतर विधि है और ये है अधिकतर विधि, अधिकतर विधि। तो इसमें वर्ग की बात करूं तो वर्ग कहाँ से कहाँ सकता हो जाएगा, 0 से 10, 10 से, या सॉरी वर्ग नहीं बनेगा, इसमें डायरेक्ट कॉलम बनेंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे डायरेक्ट शुरू कहाँ से हो रहा है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 से कम, फिर 20 से कम, फिर 30 से कम, फिर 40 से कम, फिर 50 से कम, फिर 60 से कम, 70 से कम, 80 से 80 से कम, 90 से कम और 100 से कम, इस तरीके से। और फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है, यानी संचयी बारंबारता दे रखी है, यानी आपके संचयी बारंबारता CF दे रखा है 5, 9, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 55 और 60। ये तो हो गया कमतर विधि का। अब मेरे को करना अधिकतर विधि का। अधिकतर विधि में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 से अधिक, ठीक है। फिर लिखूंगा 10 से अधिक, यानी 10 से अधिक, फिर 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, 90 से अधिक,
सॉरी 60 70 से अधिक, 80 से अधिक और 90 से अधिक। ये तो हो गया अधिकतर विधि का। अब इसका CF क्या हो जाएगा, जैसे कि इसने CF दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है तो ध्यान रखना कमतर विधि में आपने जो CF दे रखा है उसका उल्टा करना है। कमतर विधि में आपने जो CF दे रखा है, बोल दिया जाए कि निम्नलिखित प्रश्न का कमतर विधि व अधिकतर विधि दोनों से ऊर्जाई वक्र बनाइए, तो आपके कमतर विधि में जो CF दे रखा है वही CF आपके अधिकतर विधि के अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 60 55 50 45 40 30 20 15 9 और 5। देखो उल्टा है कि नहीं है, 60 55 45 ये उल्टा है। तो ये तो आपको प्राप्त हो गया इसका CF। अब अपने को क्या करना है, ऊर्जाई वक्र बनाना है। तो सीधा सिंपल ये आपने ले लिया, ठीक है। अब इस तरफ जो है वो जैसे इसमें अपन बना रहे थे अपन इकाई ले रहे थे, तो पैमाना ले रहे थे इसमें भी। अगर पैमाने की बात करें तो पैमाना अपन ले लेते हैं एक्स अक्ष पे बात करें तो ये तो हो गया 0, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर अपन ने ले लिया 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर ले लिया 10, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई ले ली। और वाई अक्ष पर क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर अपन ले लेते हैं 5, क्या ले लेते हैं 5 इकाई। तो यहाँ मैं लिखूंगा 5 10 15 20 25 30 35 40 40 45 45 45 के बाद में अपन लिखेंगे आराम से 50, फिर 55 और फिर 60, यानी अधिकतम 60 तक ही है। और इधर मैंने लिख दिया 0 और 0 के बाद में मैंने लिख दिया 10, 10 के बाद में लिख दिया 20, 20 के बाद में लिख दिया 30, 30 के बाद में लिख दिया 40, 40 के बाद में लिख दिया 50, 50 के बाद में लिख दिया 60, 60 के बाद में लिख दिया 70, 70 के बाद में लिख दिया 80, 80 के बाद में लिख दिया मैंने 90, 90 के बाद में लिख दिया 100। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कमतर विधि का। तो कमतर विधि का मतलब है 10 से कम कहाँ है, 10 से कम 5 तक है। तो कमतर विधि के अंदर 0 से कोई लेना देना नहीं है। तो कमतर विधि में 10 से कम कितने स्टूडेंट है, यानी ये जो CF है आपके देखनी है। कमतर विधि के अंदर देखना है 10 से कम कितने 5 है, तो अपन जाएंगे 5 तक। यानी देख लो वापस मैं पेन से बता देता हूँ, 10 से कम कितने 5 है, तो अपने को बिंदु कहाँ लगाना है 5 पे। ये जो काम करोगे ये पेंसिल से करना है। 10 के अंदर कितने 5 है। उसके बाद में 20 से कम कितने 9 है, तो 20 से कम 9 यानी 10 से थोड़ा सा नीचे। फिर बात करें 30 से कम कितने, तो 30 से कम 15 है, यानी लगभग इसी सीध में 15 के ऊपर बिंदु लगाना है, ठीक है। ये लो मैंने 15 पे बिंदु लगा दिया। उसके बाद में 40 से कम, 30 से कम 40 हो गए, यानी थोड़ा मैंने टेढ़ा लगा दिया, इसी सीध में ऊपर जाना है और ये यहाँ पे। फिर 40 से कम की बात करूँ तो 20 है, यानी बिल्कुल सीध में 20 पे बिंदु लगाना है। फिर 50 से कम की बात करूँ तो 30 है, कितने हैं 30, तो यहाँ जो आपके 30 है उसके अंदर ये लो बिंदु लगा। फिर है 60 से कम की बात करूँ तो 40, बिल्कुल ऊपर जाना है। 40 कहाँ है, इसी सीध में जो 40 है उसके ऊपर बिंदु लगा, ये लो 40 के ऊपर। फिर 70 की बात करूँ तो 70 से कम 45 है, बिल्कुल 45, बिल्कुल 50 और ये रहा 45, ये लो 70 वाले में मैंने 45 पे लगा दिया। फिर 80 से कम की बात करूँ तो 80 से कम आपके जो है वो है 50, तो ये लो मैं 50 तक गया और 50 के ऊपर बिंदु लगा। फिर 90 से कम की बात करूँ तो 90 से कम है 55, ये लो 55 के ऊपर। फिर अगर 100 की बात करूँ, ये लो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ये लो फिर अपन बात करें 80 के अंदर 50 हो गया, 90 के अंदर अपन बात करें तो 55 भी लगा दिया, और 100 से कम की बात करूँ तो 100 से कम है वो 60, ये लो इस तरीके से। अब ये अपने को छोटे छोटे बिंदु लगाने हैं। फिर अपने को क्या करना है, इनको थोड़ा गहरा करना, क्योंकि 2 दर्शाएंगे तो थोड़ा इनको अलग डिजाइन भी देनी पड़ेगी। तो इसको अपन गोल गोल बिंदु कर लेते हैं थोड़े बड़े, ये लो इनको क्या कर लिया बड़ा कर, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, छोटा सा बड़ा करना। ये लो अपने इसको बड़ा कर दिया, और बड़ा करके अपन क्या कर लेते हैं, छोटे से पेन से इनको मिला लेते हैं बिल्कुल सीधा, ये ऐसे स्केल से बिल्कुल सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए अपने को आगे बढ़। ये तो अपन ने क्या कर लिया, अधिकतर विधि से सॉरी कमतर विधि से ज्ञात कर लिया, यानी कमतर विधि में एक उभरता हुआ वक्र प्राप्त होता। अब अपने को ज्ञात करना है से अधिक, यानी 0 से अधिक। दूसरे में तो 0 से अधिक कितने, 0 से अधिक 60, तो 0 वाली लाइन कहाँ जा रही है, 60 कहाँ है, वहां बिंदु लगाना। अब यहाँ आप 10 वाली पे मत लगा देना, 0 वाली पे लगाना, क्योंकि अपने यहाँ पे 0 भी ले रखा है। तो 0 वाले में आगे जाओगे और 60 पे लगाओ। तो मैं इसके लिए पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ,
तो 0 से लेके 60 कहाँ पे आ रहा है, तो वहां पे जाओगे और आप दूसरी डिजाइन का बनाओगे। यहाँ पे लिख लो, ये लिया ऐसे और मैंने ये ऐसे बॉक्स बना दिया। फिर 10 से अधिक, 10 से अधिक कितने, 55, तो 55 पे आओ, यानी ये 10 है और 55 पे आओगे ऐसे। मान लो ये यहाँ पे, सॉरी ऊपर 60 है, ये यहाँ पे 55 रहे, ये दोनों क्लियर कर लेता हूँ। ये यहाँ पे रहे 55, तो और 55 पे ऐसे बिंदु लगा के ऐसा बॉक्स बना दीजिए। फिर 20 से अधिक यानी 50, तो 20 से अधिक वाले में जाओगे, 50 पे आओगे, ये लो 20 वाला, तो ये लो 50 पे आए, कॉलम बना। उसके बाद में 30 से अधिक, 30 से अधिक के अंदर कितने, सॉरी हाँ 20 से अधिक 50 हो गए, 30 से अधिक 45, 45 पे आओ, ये तो इस से मिलान करते हुए 45 पे आके ये लो कॉलम बना दिया। फिर 40 से अधिक, 40 से अधिक कितने, 40 से अधिक जो है वो आपके 40 है, तो 40 से अधिक 40 पे आओ, ये लो बराबर यहाँ से एंटर पॉइंट पाए और इस तरीके से बना। फिर 50 से अधिक, 50 से अधिक में कितने हैं, जैसे 50 से अधिक में बात करें तो 50 से अधिक के अंदर 30 है, तो 50 से अधिक 30 पे आओ और ये इस तरीके से बना दो, ठीक है। फिर 60 से अधिक, 60 से अधिक 20 पे है, तो मान लो यहाँ 20 है, तो ये लो 20 पे आओ और क्लिक करें, बिल्कुल सेम सेम लाइन में। जैसे देख लो 70 से अधिक 15 पे है, तो ये लो 70 से अधिक 15 पे आओ और इसको ऐसे मिला। फिर 80 से अधिक की बात करो, 9 है, तो 10 से थोड़ा सा नीचे आओ, ये 9 में मिला। फिर 80 में देखोगे, हाँ 80 में 9 हो गया, 90 में देखोगे तो 5 है, तो 90 में कहाँ पे है, 5 पे है, तो ये लो बिल्कुल यहाँ पे 5। और अब क्या कीजिए, इनको मिला, ठीक है। अब छोटे से पेन से इधर लिख दीजिए इसके ऊपर अधिकतर विधि, और इस तरफ जो है वो कमतर विधि लिख दीजिए इसके ऊपर। या फिर नीचे आप इसको समझा भी सकते हो कि हमने गोल गोल बिंदु बना करके इस तरीके से मिलाया है, वो तो है कमतर विधि का, और इस तरीके से बॉक्स बना के और उनको मिलाया है वो है आपके अधिकतर विधि का। तो नीचे आप पहचान भी लिख दीजिए, अधिकतर विधि। तो ये इस तरीके से आपका टोटल चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मैंने दे रखा है एक और उदाहरण, उसका भी ओजाई वक्र जो है आप अपने कॉपी के अंदर बना सकते हो। तो इसमें पहले आपको कम से बनाना है, फिर से इसे अधिक बनाना, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, इसलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क के तौर पर इसके अंदर दी हुई जो बारंबारता है, इसका क्या कीजिए, सबसे पहले बारंबारता बटन सारणी बनाइए। आपको सारणी बना करके क्या ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। एफ ज्ञात करने के बाद में इसकी आप संचयी आवर्ती ज्ञात करोगे, यानी सी एफ ज्ञात करोगे। सी एफ ज्ञात करने के बाद में इसका आप एक आवर्ती बहुभुज बनाओगे। क्या बनाओगे, आवर्ती बहुभुज, यानी एफ के माध्यम से क्या बनाओगे, आवर्ती बहुभुज का निर्माण करोगे, ठीक है। आवर्ती बहुभुज बनाने के बाद में इसी से ही आप अधिकतर व कमतर दोनों विधि का एक क्या बनाओगे, ओजाई वक्र बनाओगे। यानी इस पार्ट के अंदर जितना भी हमने गणित का मैटर पढ़ा है वो सारा का सारा मैटर इसी एक प्रश्न से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी सेकंड चैप्टर की क्लास में। उससे पहले मैं इसका टेस्ट भी लूंगा, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सर हमारे सारे के सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो क्लास को करते हैं दी एंड, ओके।